हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम लोग करने वाले ऑफेंस एंड पेनल्टी एंड जीएसटी। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डीटी और आईडीटी का रिवीजन, जिसमें हम मॉर्निंग में आईडीटी रिवाइज करेंगे, इवनिंग में डीटी रिवाइज करेंगे। एट प्रेजेंट दिस इज अ रिकॉर्डिंग क्लास ऑफ ऑफेंस एंड पेनल्टी। बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको इस चैप्टर में, और इस वीडियो के एंड होते होते ये पूरा चैप्टर तुमको लर्न भी हो जाएगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। बस कुछ नंबर्स हैं जो तुम्हें लर्न करना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्चुअली दिस चैप्टर इज वेरी मच इजी। तो फटाफट अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं एंड आप इस चैप्टर को लर्न कर लो। मैं एक चार्ट शेयर करूंगा तुम्हारे साथ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना एंड उसको सेल्फ ड्रॉ करना। बिकॉज उस चार्ट को अगर सेल्फ ड्रॉ करोगे तो ही तुमको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज तुमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑफेंस एंड पेनल्टी के साथ अंडर जीएसटी। दिस वीडियो इज एप्लीकेबल फॉर सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल। आप दोनों के लिए रेलिवेंट है ना, आप दोनों के पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। इसके साथ साथ मैं मास्टर क्वेश्चन भी करवाऊंगा 2-3 सेक्शंस के, जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम ऑफेंस एंड पेनल्टीज के साथ। ऑफेंस एंड पेनल्टी जो चैप्टर है वो रेंज करता है फ्रॉम सेक्शन नंबर 122 टिल सेक्शन नंबर 138। अपने को सारे सेक्शन नंबर लर्न नहीं करने, बट कुछ ऐसे सेक्शन नंबर है जो अपने को पूरे पता होने चाहिए, बिकॉज सेक्शन नंबर से ही क्वेश्चन आएगा। आपको सेक्शन नंबर पता होना चाहिए। एंड कुछ ऐसे सब सेक्शन है, कुछ नहीं, सिर्फ 122 का जो सब सेक्शन है बस अपने को वही लर्न करना है। बाकी सबके अपने को सब सेक्शन नहीं लर्न करने, बस मेन जो सेक्शन नंबर है वो लर्न करना है। तो हम शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 122 से। वन ऑफ द मोस्ट एंड हाईली रिपीटेड सेक्शन। 122 में सबसे पहले आता है 122(1), फिर 122(1)(a), फिर 122(1)(b), फिर 122(2) एंड 122(3). क्या कैसे बनता है? 122 में हमारे बनते हैं सब सेक्शंस 122(1), 122(1)(a), 122(1)(b), 122(2) एंड 122(3). ये बने हमारे सब सेक्शन। अब 122(1) इज अ बड़ा वाला सेक्शन। बड़ा वाला सेक्शन मतलब सारे ऑफेंसेस। ऑफेंसेस मीन्स गलतियां, जो तुम लॉ को तोड़ते हो उसको ऑफेंस बोलते हैं। तो तुम अगर लॉ को तोड़े और कोई भी गलतियां कर रहे हो, तो वो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनके लिए तुम पे पेनल्टी लगेगा। नाउ वी आर स्टडिंग ओनली पेनल्टी। तुम पे पेनल्टी लगेगी 10,000 या अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी। कितनी की पेनल्टी लगती है हम पे 122(1) में? 10,000 या जितना भी रुपया इन्वॉल्व है, और अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी। और अगर यही केस हमारा आईजीएसटी का है तो ₹20,000 तक की पेनल्टी हम पे लगेगी। तो 10,000 और अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर, और आईजीएसटी के केस में 20,000 या अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी। 122(1) में ऑफेंसेस लिखे जो अपने को लर्न करने। ऑफेंसेस को मैंने कॉन्सेप्चुअली बांट दिया ताकि तुमको लर्न करने में इजी रहे। और टोटल ऑफ 21 ऑफेंसेस है। यहाँ पे तुमको 21 नहीं मिलेगा, बिकॉज बहुत सारे हमने मर्ज कर दिए। आपसे पूछेगा नहीं 122(1) में 21 ऑफेंस लिख के दिखाओ। वो आपको एक ऑफेंस दे देगा, आपको क्लिक करना चाहिए। दिस इज एन एलसी सेक्शन, लुका छुपी वाला। आपको क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये 122(1) का एक ऑफेंस है, इसके लिए पेनल्टी लगेगी 10,000 या अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर, या 20,000 या अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी। अब सबसे पहला ब्लॉक है रजिस्ट्रेशन का। अगर आप लाइबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए और आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो, ये एक ऑफेंस है, पेनल्टी लगेगी। आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देके रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, या आप इनवॉइस इशू कर रहे हो लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर किसी और का यूज कर लिया, या आप टर्नओवर को सप्रेस कर रहे हो। अगर आप ये 4 गलतियां करते हो, ये 4 ऑफेंसेस करते हो, तो 10,000 या अमाउंट इन्वॉल्व की पेनल्टी आप पे लगेगी। तो रजिस्ट्रेशन के केस में लाइबल था, लिया नहीं, सप्रेस कर दिया टर्नओवर, किसी और का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके इनवॉइस इशू कर दिया, और या तो फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया रजिस्ट्रेशन लेने के समय। ये अगर 4 आप करते हो गलतियां तो 122(1) की पेनल्टी लग जाए। सप्लाई से रिलेटेड गलतियां, आप सप्लाई कर देते हो लेकिन इनवॉइस नहीं देते हो, या आप इनवॉइस दे देते हो लेकिन सप्लाई नहीं करते हो। क्या? सप्लाई करते हो, इनवॉइस नहीं देते हो, या इनवॉइस दे देते हो बट सप्लाई नहीं करते हो। तीसरा, आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गुड को विदाउट प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट। अब प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट क्या हो गया? एग्जांपल ई वेबिल, याद करो रिवाइज किया था, ई वेबिल 50,000 के ऊपर है तो ई वेबिल चाहिए, 50,000 के ऊपर था, ई वेबिल दिया नहीं, तो ये थर्ड में फॉल करेगा। ट्रांसपोर्ट कर रहे हो विदाउट कवर ऑफ प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट।
एंड फोर्थ नंबर होता है अगर कोई भी गुड्स जो कॉन्फिस्केशन में जाने वाला, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे कॉन्फिस्केशन, कोई भी गुड्स अगर कॉन्फिस्केशन में जाने वाला, अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हो, सप्लाई करते हो, स्टोर करते हो, तो आप 122(1) में फंस जाओगे। ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो कोई ऐसा गुड्स जो कॉन्फिस्केशन में जाने वाला है, आप 122(1) में फंस जाओगे। 10,000 या अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी। अब टैक्स से रिलेटेड, टैक्स रेटेड है, आपने टैक्स कलेक्ट करा बट 3 मंथ फ्रॉम ड्यू डेट आपने गवर्नमेंट के पास जमा नहीं करवाया। अब यहां लिख दो LC, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, ये तुमको पता भी नहीं चलेगा, क्वेश्चन में आ जाएगा एंड फिर तुम बोलोगे सर मेरे 2 मार्क्स क्यों काट लिए, बिकॉज तुमने ये पेनल्टी नहीं लिख के आए। पूरे क्वेश्चन में, पूरे पेपर में अगर तुम्हें कहीं पे भी अनपेड टैक्स दिखता है 3 मंथ से ज्यादा, समझ लेना 122(1) आएगा, और 3 मंथ से ज्यादा होना चाहिए फ्रॉम ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या होता है, जिस मंथ टीओएस आया उसके नेक्स्ट मंथ के 20 तक जमा करना होता है, वहां से 3 मंथ के अंदर अगर जमा नहीं करा तो 122(1) की पेनल्टी लगेगी। या फेल टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स, टीडीएस और टीसीएस नहीं काटा, ये किसके लिए हो गया, वो गवर्नमेंट सेक्शन 51 एंड 52 में ई कॉमर्स ऑपरेटर जो हमने पढ़ा था। फिर थर्ड नंबर, आप सेक्शन 20 को कॉन्ट्रावीन करते हो। व्हाट इज सेक्शन 20 का कॉन्ट्रावेंशन, आईएसडी का कॉन्ट्रावेंशन करते हो, या आप आईटीसी ले लेते हो विदाउट एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। याद करो सेक्शन 16 ऑफ आईटीसी बोलता है कि विदाउट रिसीप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यू कैन नॉट टेक आईटीसी, बट अगर आपने ले लिया तो 122(1) के ऑफेंस में फॉल करोगे। 10,000 या अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी। क्या देखा हमने, आप कलेक्ट करते हो टैक्स बट 3 मंथ्स के अंदर गवर्नमेंट को पे नहीं करते हो, आप टीडीएस टीसीएस नहीं काटते हो, आप आईएसडी का उल्लंघन कर देते हो, या आप आईटीसी ले लेते हो विदाउट एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज एन ऑफेंस। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स से रिलेटेड बात करें, फेल्स टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और या तो फेल टू फर्निश व्हेन कॉल फॉर, या तो बनाया नहीं, या तो बनाया बट जब डिपार्टमेंट ने मंगवाया तो तुम लाए नहीं, या फॉल्सिफाई या प्रोड्यूस कर रहे हो फेक डॉक्यूमेंट, या टैंपर और डिस्ट्रॉय कर रहे हो एविडेंस को। क्या, फेल्स टू कीप और मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फेल टू फर्निश व्हेन कॉल फॉर, फॉल्सिफाई और प्रोड्यूस ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या टैंपर या डिस्ट्रॉय कर देते हो आप एविडेंसेस को, तो भैया 122(1) में फंसोगे। 10,000 या अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर की पेनल्टी लग जाएगी। लास्ट अदर्स, क्या होता है, ऑफिसर आता है आपके यहाँ चेकिंग करना, आप जमीन में लोड जाते हो, लोड पोर्ट हो जाते हो, बोलते हैं नहीं 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 मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, चल बेटा अंदर 122(1) में। तो अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट या प्रिवेंट करते हो ऑफिसर फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, गियो 122(1) में। लर्न हो जाएगा, वेट करो 2 मिनट मेरे साथ, सिर्फ बोलना, मेरे साथ लगे रहना। लाइब्रेरी वाले तुमको पागल समझे, समझने दो, घर वाले पागल समझे, समझने दो, बस मेरे साथ बोलो, लर्न करवा दूंगा। या डिस्पोज ऑफ करते हो या टैंपर करते हो कोई भी गुड्स दैट हैव बीन डिटेन, सीज्ड और, तो भैया गियो 122(1). आओ लर्न कर रहे दोस्तों, एंड ये लर्न इसलिए करना ताकि जब से ही पेपर में आए तो क्लिक कर जाए। ये पूरा एलसी सेक्शन है पूरा, तुमको कभी भी नहीं बोलेगा 122(1) की पेनल्टी लग रही, तुमको आइडेंटिफाई करना 122(1) की पेनल्टी लग रही, एंड दिस इज वेरी मच रेलिवेंट फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 122(1) के सबसे पहले रजिस्ट्रेशन सेटेड पेनल्टी, लेना था रजिस्ट्रेशन, लिया नहीं, या फॉल्स इंफॉर्मेशन देके रजिस्ट्रेशन ले लिया, या इनवॉइस नंबर किसी और का यूज किया, सॉरी इनवॉइस इशू किया, रजिस्ट्रेशन नंबर किसी और का यूज किया, या सप्रेस कर दिया टर्नओवर। फिर सप्लाई की बात करें, सप्लाई कर दिया, गुड्स नहीं दिया, या गुड्स दे दिया, इनवॉइस नहीं दिया, या नहीं क्या हुआ सप्लाई में क्या हुआ, सप्लाई में गुड्स दे दिया, इनवॉइस नहीं दिया, सप्लाई कर दिया, इनवॉइस नहीं दिया, या इनवॉइस दे दिया, सप्लाई नहीं किया, या प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सप्लाई नहीं करा या ट्रांसपोर्ट नहीं करा गुड्स को, या ट्रांसपोर्ट स्टोर एंड सप्लाई कर दिया कोई ऐसा गुड्स जो कॉन्फिस्केशन में जाने वाला है। टैक्स रिलेटेड, टैक्स कलेक्ट किया, 3 मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट तक जमा नहीं करवाया, टीडीएस टीसीएस नहीं काटा, आईएसडी का उल्लंघन कर दिया, या विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तुमने आईटीसी को क्लेम कर लिया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया, या जब उसने मंगवाया तो दिया नहीं, या तो दिया बट फॉल्स डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे दिया, या टैंपर और डिस्ट्रॉय कर दिया एविडेंसेस को। फिर ऑब्स्ट्रक्ट या प्रिवेंट करा ऑफिसर को फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, या डिस्पोज या टैंपर कर दिया कोई भी गुड्स दैट हैव बीन डिटेन, सीज्ड और अटैच्ड। अगर ये 21 ऑफेंसेस, काउंट मत करना, नहीं मिलेगा 21, मर्ज कर दिया। अगर ये तुमने 21 ऑफेंसेस करे तो 10,000 या अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी, एंड आईजीएसटी का केस है तो 20,000 या अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी।
अब ऑफेंस एंड पेनल्टी चैप्टर में आपको दोनों चीजें लर्न करनी है, IGST वाली भी और C और S वाली भी, यानी 10,000 C 10,000 S, ये और आगे आएगा, ये तुमको लर्न करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, लिख लिख के करूँ बिना लिख लिख के करूँ, करना पड़ेगा, ठीक है। तो 122 1 की पेनल्टी हमने लिख ली, और लिख लेते हैं एक बार दोस्तों। हम अभी देख रहे पेनल्टी कितनी है, 122 1 की पेनल्टी, 122 1 क्या हो गए, 21 ऑफेंसेस हो गए। क्या है ये, LC सेक्शन है। कितनी पेनल्टी है, 10,000 और अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर की पेनल्टी, और अगर IGST का केस है तो 20,000 हो जाए। डन, ये शीट बनाते चलते साथ में। अब ये मत बोलना सर ये शीट प्लीज शेयर कर दीजिए, क्या शेयर करो, तुम्हारे साथ लिख रहा हो, तुम भी लिखो, रिकॉर्डिंग भी है, लिख तो सकते ही हो, लिखने से लर्न होता है दोस्तों, बिना लिखे लर्न थोड़ी होगा। अब आते हैं 122 1A की तरफ। अब 122 1 इज द मेन ऑफेंस जिस बंदे ने कमिट करा है। 122 1 इज फॉर बेनिफिशियरी, किसके लिए होता है ये, बेनिफिशियरी के, यानी वो ऑफेंस कमिट करने की वजह से और किसको फायदा हुआ, किसको बेनिफिट हुआ इस ऑफेंस को कमिट करने की वजह से। एग्जांपल, विदाउट इनवॉइस गुड्स सप्लाई करा, दिस इज द मेन अक्यूज, जो बंदे ने करा है उस पर 122 1 लगेगा। बट जिस बंदे ने गुड्स को लिया है विदाउट इनवॉइस, वो भी फंसेगा 122 1A में। तो क्या देखा हमने 122 1 में, अगर इनवॉइस नहीं दिया, गुड्स सप्लाई कर दिया, तो जिस बंदे ने करा वो मेन अक्यूज्ड होगा, वो फंसेगा। बेनिफिशियरी कौन है, जिसने ये गुड्स को लिया है विदाउट इनवॉइस, वो हो गया बेनिफिशियरी, वो फंसेगा 122 1A में। सर 122 1A में कितनी पेनल्टी है, सेम 10,000 या अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर की पेनल्टी है। IGST का केस है तो 20,000 की पेनल्टी है। इसमें सिर्फ 4 चीजों को लिखा गया है, कौन सी है 4 चीजें, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इनवॉइस, या इनकरेक्ट या फॉल्स इनवॉइस। विदाउट इनवॉइस अगर सप्लाई हो जाती है गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो ले रहा है वो भी फंसेगा, जो दे रहा है वो भी फंसेगा। जो दे रहा है वो 122 1 में फंसेगा, जो ले रहा है वो 122 1A में फंसेगा। A फॉर आर्यन, ये तो A दिखा के Z हो गया, नहीं समझोगे। इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या ITC टेकन या यूटिलाइज विदाउट रिसीप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फुल्ली और पार्शियली, या इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट ऑफ ISD, यानी जो ISD डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो तो फंसेगा 122 1 में। जिसको ISD मिल रहा है, सॉरी ISD नहीं, ISD जो ITC डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो ITC जो ISD डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो 122 1 में फंसेगा। जिसको ITC का क्रेडिट मिल रहा है वो 122 1A में फंसेगा। यहाँ पे बेनिफिशियरी वर्ड लिख लो सफिशिएंट लर्न करने के लिए। तो क्या हो गया, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इनवॉइस या इनकरेक्ट इनवॉइस, इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ITC टेकन और यूटिलाइज विदाउट रिसीप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ISD। जो कर रहा है वो 122 1 में फंसेगा, जो ले रहा है वो 122 1A में फंसेगा। इसलिए देखो चारों ऑफेंस सेम है जो 122 1 में भी थे, ऑब्वियसली सेम ही होंगे ना, जो दे रहा है जो ले रहा है, दोनों पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ। तो 122 1A में फंसेगा। अब आते हैं 122 1B। 122 1B इज द लास्ट ईयर का अमेंडमेंट, इट इज फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर को अलाउ नहीं करना अपने प्लेटफॉर्म से किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को एज अ सेलर। एज अ सेलर यू कैन नॉट अलाउ एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर एट योर पोर्टल फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर। कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर अमेंडमेंट है हु इज लाइबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, यानी बस वही ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सेक्शन 52 में TCS कलेक्ट करता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। वो ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने प्लेटफॉर्म से किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अलाउ नहीं करेगा टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, या कोई ऐसा पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल टू मेक इंटर स्टेट सप्लाई, वो इंटर स्टेट सप्लाई अलाउ कर दिया अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने, तो वो हो जाएगा तुम्हारा। आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। कौन सा ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर, कौन सा ऐसा पर्सन है हु इज नॉट अलाउड टू मेक इंटर स्टेट सप्लाई थ्रू Amazon एंड फ्लिपकार्ट? थ्रू Amazon एंड फ्लिपकार्ट हु इज द पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन जो अलाउड नहीं है इंटर स्टेट सप्लाई करने के लिए? सो द आंसर इज
कॉम्पोजिशन वाला। अगर इंटर स्टेट सप्लाई अलाउड नहीं है कॉम्पोजिशन वाले को और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म से इंटर स्टेट सप्लाई कर देता है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे पेनल्टी लग जाएगी। कितना? 10,000 या अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी। और आईजीएसटी के केस में 20,000 या अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर की पेनल्टी। फिर या फेल्स टू फर्निश द करेक्ट डिटेल्स, फेल्स टू फर्निश द करेक्ट डिटेल इन जीएसटीआर रेट। हमने ऑलरेडी देख रखा है जीएसटीआर रेट। तो जीएसटीआर रेट में अगर तुमने करेक्ट डिटेल नहीं दिया 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक तो उस सिनेरियो में भैया गियो 122(1)(b की पेनल्टी लगेगी। 10,000 अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी। अब गौर नाल देखना, एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व सच had such supply been made by the registered person other than person paying tax under section 10। यानी कौन सा लगेगा? तुम पे रेगुलर रेट लगेगा, 1%, 5% वाला रेट नहीं लगेगा, तुम पे 18% वाला रेट लगेगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है जब हम अमाउंट इन्वॉल्व निकालेंगे तब। हमने सिंपल सी चीज देखी, कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि लायबल है टू कलेक्ट टीसीएस अंडर 52 यानी अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट अलाउ नहीं करेगा किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, दूसरा किसी कॉम्पोजिशन को अलाउ नहीं करेगा इंटर स्टेट सप्लाई करने के लिए आइदर गुड्स और सर्विसेज। एंड अगर वो जीएसटीआर 8 में इंफॉर्मेशन नहीं देता है करेक्टली तो भी गियो 122(1)(b में 10,000 अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर की पेनल्टी लग जाएगी। और आईजीएसटी का केस है तो 20,000 की पेनल्टी लगेगी। तो इसका भी नोट्स बना लेते हैं दोस्तों। तो हमने देखा 122(1)(a एंड 122(1)(b। दिस इज फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर, दिस इज फॉर बेनिफिशियरी। इन दोनों के लिए सेम 10,000 अमाउंट इन्वॉल्व और आईजीएसटी का केस है तो 20,000 अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर की पेनल्टी। देखा, देखते ही देखते 3 सेक्शन हो गया, पता भी नहीं चला और नोट्स भी बन गए। अब आते हैं 122(2) की तरफ। 122(2) बोलता है कोई भी पर्सन है जिसने टैक्स का पेमेंट नहीं करा, या कोई ड्यू डेट नहीं है 3 मंथ्स के अंदर या कैसे भी, अगर पेमेंट ही कभी नहीं करे हो तुमने, या तुमको एररनेसली रिफंड हो गया या आईटीसी रॉन्गली तुमने अवेल कर लिया। कोई भी पर्सन जिसने टैक्स का पेमेंट ही नहीं करा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 1 साल 2 साल 100 साल कभी भी नहीं करा वो पर्सन, और या तो एररनेसली रिफंड हुआ है और या तो आईटीसी हैव बीन रॉन्गली अवेल्ड। ये 3 ऑफेंसेस अगर तुमने कर रखे, क्या टैक्स पे नहीं करा, अरे भाई कहां चला गया, एररनेसली रिफंड हो गया या आईटीसी तुमने रॉन्गली अवेल कर लिया, अगर तुमने ये सारी गलतियां कर रखी है तो 122(2) में फंसोगे। अब 122 चेक करता है जानबूझ के करा या गलती से मिस्टेक हो गई, जानबूझ के करा या गलती से मिस्टेक हो गई। अगर जानबूझ के करा दैट इज एफएमएस का केस है, फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट सेपरेशन ऑफ फैक्ट का केस है, तो 10,000 या 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी। और आईजीएसटी का केस है तो 20,000 या 100%। तो क्या देखा हमने, अगर टैक्स तुमने पे नहीं करा, एररनेसली रिफंड आ गया या आईटीसी को रॉन्गली अवेल करा। एफएमएस का केस है 10,000 या अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी और 20,000 इन केस ऑफ आईजीएसटी। और अगर ये नॉन एफएमएस का केस है यानी गलती से मिस्टेक हो गई, अदर देन फ्रॉड का केस है, तो उस सिनेरियो में 10,000 और 10% 10 ओनली 10% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी। आईजीएसटी है तो 20,000 एंड 10%। सिंपल एकदम। और इसको भी लिख लेते हैं 122 कौन सा 3 है, एरर रिफंड हो गया तुमको, एररनेसली रिफंड हो गया, आईटीसी को तुमने रॉन्गली अवेल कर लिया, और या तो टैक्स पे नहीं करा, टैक्स नॉट पेड। अब इसमें 2 बातें हो सकती, 2 बातें हो सकती है, या तो एफएमएस या तो नॉन एफएमएस। अगर एफएमएस है तो होगा ₹10,000 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर। और नॉन एफएमएस का केस है तो वही सेम 10,000 होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, और only 10% of tax obviously whichever is higher। इन दोनों केसेस में
हाई जीएसटी का केस है। यहाँ पे 20% मत कर देना, बहुत लोग 20% कर देते हैं, आपको बहुत सारी बुक में मिलेगा भी नहीं जो आप यूज कर रहे होगे। 10,000 एंड 100, 20,000 एंड 100%, 20,000 एंड 100%। यहाँ पे हाई जीएसटी का केस है तो 20,000 एंड 10% ही होगा, चाहे तो चांद सितारे फूल और खुशबू जो बनाना बना लो, हेल्प करेगा। डन डना डन डन, वाह जी वाह, क्या चार्ट बना है भाई, वाह जी वाह, कितना खूबसूरत सा चार्ट लग रहा है दोस्तों, ये तो एकदम प्यारा सा चार्ट लग रहा है। ऐसा चार्ट तो हमने कभी देखा ही नहीं। ये चार्ट तो हम लोग अपने हाथों से बना रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो जी, हो गया जी, आगे बढ़ते हैं जी। अब आते हैं 122.3। 122.3 जो है ना, हेल्प का सेक्शन इसका। अगर आप एड या अबेट करते हो कोई भी ऑफेंस 122.1 का, यानी एक पर्सन ने 122.1 कमिट करा, आप हेल्प कर देते हो, या आप आगे हेल्प करने कि हम तेरी मदद कर देते हैं ये 122.1 के 21 ऑफेंस में से कोई भी एक ऑफेंस कमिट करने में, तो जिसने हेल्प करा वो 122.3 में जाएगा। किस में जाएगा? 122.3 में जाएगा। या कोई भी पर्सन जो अक्वायर करता है या पोजेस करता है या डील करता है कोई भी गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट, एक्ट के उल्लंघन करके अगर कोई गुड्स है उसको तुम अपने पास रख लेते हो या उसके साथ तुम डील करते हो, या एक्ट का उल्लंघन करके कोई भी सर्विस तुम रिसीव कर लेते हो, तो तुम 122.3 में जाओगे। या सुमन ने बुलाया और तुम गए नहीं, सुमन ने बुलाया, साथिया ये तूने क्या किया, हमने बुलाया तुम नहीं आए, तो अगर समन हुआ और तुम गए नहीं तो तुम 122.3 में फंस जाओगे। या फेल टू इशू इनवॉइस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, ये तो सर अभी ऊपर देखा था ना, विदाउट इनवॉइस अप्लाई कर दिया या इनवॉइस दिया लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दिया, तो ये तो सर 122.1 में कवर था, यहां पे क्यों आया? वहां पे था इनवॉइस ही नहीं दिया, इनवॉइस है ही नहीं, जीरो, गोलगट्टा गायब, इनवॉइस ही नहीं है। बट 122.3 क्या बोलता है? फेल्स टू इशू इनवॉइस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। मान लो प्रोविजन बोलता है एचएसएन देना था 4 डिजिट का, तुमने नहीं दिया, ये उसकी बात कर रहा है। या इनवॉइस सीरियली नंबर होना चाहिए था, तुम्हारा सीरियली नंबर्ड नहीं है, ये उसकी बात कर रहा है। तो 122.1 में इनवॉइस ही नहीं दिया, 122.3 बोल रहा है इनवॉइस दिया बट नॉट एज पर लॉ। छोटी मोटी गलती है ना, नॉट एज पर लॉ। तो यहां अप टू वाली पेनल्टी लगती है। अप टू वाली पेनल्टी मतलब कोई 10,000 नहीं, कोई वो सब नहीं, सिंपल बोलता है अप टू 25,000 तक की पेनल्टी। अब अप टू 25,000, 5,000 भी लग सकता, 10,000 भी लग सकता है, 20 रुपया भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, 25,000 मैक्सिमम तक की पेनल्टी लगेगी। तो 122.3 क्या बोलता है? हेल्प या अबेड करा, या कोई गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव कर लिया इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट, या सुमन ने बुलाया तुम गए नहीं, और या तो तुमने इनवॉइस तो दिया बट नॉट एज पर लॉ दिया, तो अप टू 25,000 की पेनल्टी। सर सच बता रहे, ये चैप्टर रेगुलर क्लास में हमने कहीं और पढ़ा था, फिर भी हमें नहीं समझा जितना हमें इस रिवीजन क्लास में अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसी बात पे चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, वीडियो लाइक हो जाना चाहिए, वीडियो शेयर हो जाना चाहिए, और कमेंट करके थोड़ा सा, मैं तुमको कितना मोटिवेट करता हूं, मेरे को कौन करेगा, मेरे लिए कौन है, क्या तुम लोग हो मेरे लिए? अगर हो मेरे लिए तो कमेंट करो जल्दी से कि सर हम आपके लिए हैं। चलो वीडियो शेयर कर देना मैक्सिमम लोग के साथ। और चार्ट को कंप्लीट करते हैं दोस्तों, एंड इसी के साथ 122 भी हमारा होगा। तो 122.3 इसका सेक्शन है, हेल्प का सेक्शन हो गया, सुमन का सेक्शन हो गया, इनवॉइस नॉट एज पर लॉ का सेक्शन हो गया, और क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ, गुड्स एंड सर्विसेज नॉट एज पर लॉ लिख देते हैं ना, अपने हिसाब से फिर बना लेना इसको। ये 4 पॉइंट है। यहाँ पे कितनी पेनल्टी है? अप टू वाली पेनल्टी, अप टू 25,000। ओ माय गॉड सर, मेरे को तो लग रहा है मेरे को यहीं पे लर्न हो जाएगा, इसी चार्ट को देख के मेरा काम हो जाएगा, वही तो प्लान है। चलो अब आते हैं सेक्शन नंबर 123 एंड 120। सेक्शन नंबर 123 एंड 124 बोलता है इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स की बात करता है। किसकी? इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। अब इंफॉर्मेशन रिटर्न आपको याद है, रिटर्न चैप्टर में हमने पढ़ाई करी थी क्लास में। इंफॉर्मेशन रिटर्न होता है फॉर एग्जांपल जैसे बैंक हो गया, अभी तुमने सुना होगा ना कि जीएसटी को तुम्हारा सारा डेबिट एंड क्रेडिट पता होता है। कैसे पता होता है भाई? कैसे? आकाशवाणी होती है क्या?
बैंक बताता है उसको। तो बैंक इंफॉर्मेशन रिटर्न सबमिट करता है। और भी बहुत सारी अथॉरिटी है जो इंफॉर्मेशन रिटर्न, दैट इज योर इंफॉर्मेशन, दे विल सबमिट इट टू द जीएसटी डिपार्टमेंट यूजिंग योर पैन। तो अगर इंफॉर्मेशन रिटर्न सबमिट नहीं करा तो 123 में, सेक्शन नंबर लर्न करने की जरूरत नहीं बट कर लोगे तो बेटर है, 123 में इंफॉर्मेशन रिटर्न में अगर सबमिट नहीं करा, दिस इज फॉर बिग जाइंट्स, बैंक वगैरह ये सारे लोग, तो 100 फॉर ईच डे एंड मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है दोस्तों, 5,000 रुपए। तो अगर आपने 123 में इंफॉर्मेशन रिटर्न सबमिट नहीं करा, बैंक वगैरह ने इंफॉर्मेशन रिटर्न सबमिट नहीं करा, तो 100 ईच डे जब तक नहीं जमा करोगे मैक्सिमम 5,000 तक की पेनल्टी लगेगी। और आईजीएसटी का केस है तो 200 पर डे, मैक्सिमम 10,000 तक की पेनल्टी लगेगी। अब अगर आप 151 में स्टैट्स जमा नहीं करवाते हो, ये हम लोग के लिए फाइन फॉर फेलियर टू फर्निश स्टैट, या फर्निश करते हो कोई भी फेक इंफॉर्मेशन पूरे एक्ट में कहीं पे भी, अगर फेक इंफॉर्मेशन दे दिया या फर्निश नहीं करा स्टैटिस्टिक्स को अंडर सेक्शन 151, तो 10,000 तक की पेनल्टी लगेगी। एंड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस ऑफेंस 100 पर डे, मैक्सिमम 25,000 है। सिंपल है। एक एडहॉक पेनल्टी 10,000 की तो लगेगी लगेगी। मान लो हमने एक फेक इंफॉर्मेशन दे दी या स्टैट सबमिट नहीं करा 151 में, तो हमने 151 में स्टैट सबमिट नहीं करा, 10,000 की पेनल्टी तो लगनी ही लगनी है। प्लस जितना दिन तक सबमिट नहीं करेंगे 100 पर डे लगता ही रहेगा, मैक्सिमम 25,000 तक जाएगा। ये 100 पर डे वाला 25,000 तक जाएगा। अब आईजीएसटी का केस है तो 20,000 एंड 200 रुपया पर डे लगता ही रहेगा, मैक्सिमम 50,000 तक। एम आई क्लियर दोस्तों? इजी वीजी, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमने क्या देखा, सिंपल सी चीज देखी हमने, एक मिनट, हमने देखा फेज टू फर्निश इंफॉर्मेशन या स्टैट्स, अगर इंफॉर्मेशन तुम सबमिट, इंफॉर्मेशन रिटर्न सबमिट नहीं करते हो तो तुम पे पेनल्टी लगेगी 100 ईच डे, मैक्सिमम 5,000 यानी 200 एंड 10,000। अगर तुमने गलत इंफॉर्मेशन दिया या स्टैट सबमिट नहीं करा तो 10,000 तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ 100 ईच डे, मैक्सिमम 25,000। आईजीएसटी का केस है तो एवरी टाइम तुम्हारा एक एडहॉक 20,000 लगेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट 20,000 प्लस हर जितना दिन डिले करोगे 200 पर डे, मैक्सिमम 25,000 तक की पेनल्टी हम पे लग जाएगी। एम आई क्लियर दोस्तों? यस सर, क्रिस्टल क्लियर। इसका भी अपने चार्ट बना लेते हैं, 123 एंड 123 4 सारा लर्न कर लेंगे दोस्तों, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। 123 किसके लिए, इंफॉर्मेशन रिटर्न के लिए, ये अपने लिए नहीं है, बड़े जाइंट्स के लिए। इंफॉर्मेशन रिटर्न में दो चीजें कर लेते हैं, ठीक है। अगर सी और एस का केस है, सी और एस का केस है तो उस सिनेरियो में 100 पर डे लगेगा, मैक्सिमम 5,000 रुपया लगेगा, करेक्ट। 100 पर डे, मैक्सिमम 5,000। और ये अगर आईजीएसटी का केस है तो 200 पर डे, मैक्सिमम 10,000 लगेगा। फिर आते हैं 124 में। 124 किसके लिए है, स्टैट्स नहीं जमा करवाया, स्टैट्स जमा नहीं करवाया, स्टैटिस्टिक्स जमा नहीं करवाया हमने, स्टैट्स जमा नहीं करवाया, या फेक इंफॉर्मेशन दे दिया, फेक इंफॉर्मेशन दे दिया हमने, तो भी दो भाग में डिवाइड करेंगे, एक सी और एस और एक आईजीएसटी का केस। सी और एस का अगर केस है तो एक 10,000 का पेनल्टी तो लगेगा ही लगेगा, प्लस लगेगा 100 पर डे, मैक्सिमम 25,000। 100 पर डे, मैक्सिमम 25,000। और आईजीएसटी का केस है तो 20,000 प्लस 200 पर डे, मैक्स जाएगा ये कितना, 50,000 रुपए, मैक्स जाएगा 50,000 रुपए तक। इजी वीजी, ओके। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन नंबर 125 एंड 126। एलसी लिख लेना, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट। अब लोग ना बड़े चालाक होते और नालायक भी होते। अब चालाक और नालायक लोग क्या करेंगे ना, 21 ऑफेंसेस तो तुमने बता दिए, थोड़े बहुत तुमने इधर उधर बता दिए। अब ये सारे ऑफेंस नहीं, कुछ यूनिक ही कंडक्ट कर दिया, कुछ यूनिक ही कर दिया उन्होंने, कोई ऐसा ऑफेंस जो लिखा ही नहीं था। दिमाग है भाई, कुछ भी कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने यार छोड़ा नहीं, गवर्नमेंट बोलती है अगर तुम कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करते हो जो अभी तक हमने ऊपर नहीं पढ़ा है, कुछ यूनिक सा,
तो भी तुम पे पेनल्टी लगेगी, बट अप टू वाली लगेगी 25,000 तक की पेनल्टी लगेगी। तो कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रावीन करता है जीएसटी लॉ को एंड कोई सेपरेट पेनल्टी उसके लिए नहीं बताई गई है, तो भैया अप टू वाली पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपीज की। कितनी? 25,000 रुपीज की पेनल्टी लगेगी। अब 126 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, शॉर्ट नोट्स में आता है एंड एमसीक्यू में आता है। 126 बोलता है ना, छोटी मोटी गलतियों के लिए कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। दैट इज नो पेनल्टी फॉर माइनर ब्रीचेस। छोटी मोटी गलती है ना, कोई पेनल्टी नहीं, जावे दे जावे दे। छोटी मोटी गलती क्या होती है? छोटी मोटी गलती वो गलती होती है जिसका टैक्स अमाउंट लेस देन 5,000 रुपीज है। एग्जैक्ट 5,000 नहीं, लेस देन 5,000, यानी 4,999 वो आ जाएगा, 5,000 नहीं आएगा। लेस देन 5,000 है वो होता है माइनर ब्रीचेस, एंड माइनर ब्रीचेस पे कोई पेनल्टी नहीं लगा। क्या बोलता है? नो पेनल्टी फॉर माइनर ब्रीचेस, लेट इज मिस्टेक इन डॉक्यूमेंट इजीली रेक्टिफाइबल। छोटी मोटी गलतियां, छोटी मोटी गलतियां क्या होती है? जिसका टैक्स अमाउंट इज लेस देन 5,000। लिख लो, नॉट एग्जैक्ट 5,000, लेस देन 5,000। सेकेंड पॉइंट इसका बोलता है कि भैया कोई पेनल्टी लगा रहे हो ना, दैट शुड कॉमन्सरेट विद द डिग्री एंड द सीवियरिटी ऑफ द ब्रीच। सर ये कौन सी लॉ की भाषा आपने बोल दी सर, समझ नहीं आया। कुछ नहीं बोल रहा है, औकात के हिसाब से पेनल्टी लगाना। अब मान लो किसी बंदे ने छोटा सा गलती कर दिया, छोटी मोटी गलती है, तुम उस पर लाख रुपए की पेनल्टी लगा दे रहे हो। मत करो ऐसा। गलती देख लो, जेन्युइन है कि नहीं देख लो। गलती से मिस्टेक हो गई, लॉ की गलती थी, क्या था, इंटरप्रिटेशन मिस्टेक था, क्या था, उसके बेसिस पे लगाओ। इट शुड कॉमन्सरेट, यानी इट शुड बी एज पर दी सिवियरिटी ऑफ द ब्रीच। अब मान लो हो सकता है कि उसने एक छोटी गलती करी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत गलत काम कर दिया, तो भैया फिर उस पर पेनल्टी बड़ तगड़ी वाली लग। तो पेनल्टी इम्पोज शैल डिपेंड ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द ईच केसेस and shall commensurate with the degree and the severity of the breach. Learn this point. Next point बोलता है no penalty shall be imposed without OOBH, opportunity of being heard। तो देना ही पड़े। तो 126 तो ऑब्वियसली नहीं लिख सकते, 125 अपने लिख लेते हैं। 125 में अप टू वाली पेनल्टी लगती है ₹25,000। That's it. Easy weasy, yes, easy weasy। अब आते हैं सेक्शन नंबर 127 की तरफ। पॉज करके एक बार ऊपर से नीचे रीड कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो अब आ गया 127 की तरफ। रीड करना, घर में कुछ भी नहीं है, रीड कर लेना। 128 बोलता है गवर्नमेंट चाहे तो बाय नोटिफिकेशन वेव कर सकता है पार्ट या फुल पेनल्टी या कोई भी लेट फीस। याद है लॉकडाउन के टाइम पे लेट फीस हटा दिया था गवर्नमेंट ने, वेव ऑफ कर दिया था। क्यों वेव ऑफ का था भाई? लॉकडाउन लगा हुआ है, पहले जान बचाएंगे कि पहले रिटर्न भरेंगे जाके, तो वहां पे उन्होंने वेव ऑफ कर दिया था। सिमिलरली 128 में पावर है गवर्नमेंट के पास कि वो चाहे तो वेव ऑफ कर सकता है पार्ट ऑफ द पेनल्टी या लेट फीस। नाउ विल नॉट मूव टू 129। सी 122 की पूरी सीरीज, फिर 125, 126, इसके साथ साथ तुम्हारा 129, 130, 132 एंड 138 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम 122 1 की पूरी सीरीज कर चुके हैं। 129, 130, 132, 138 ये चारों सेक्शन को एंड में करेंगे, ये छोटे छोटे सारे निपटा लेते हैं। हाँ इसी वीडियो में करेंगे, डोंट वरी। आते हैं हम 133 की तरफ। 133 किसके लिए पता है? 133 इज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। मान लो कोई भी पर्सन जो इंगेज्ड है इन प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ द कॉमन पोर्टल और एजेंट ऑफ कॉमन पोर्टल, यानी डिपार्टमेंट के एंड से बात कर रहा है। डिपार्टमेंट वाले लोगों ने अगर ऑफेंस कमिट करा तो उनका क्या करेंगे? तो कोई भी पर्सन who is engaged in providing service of common portal, या जिसके पास एक्सेस है इंफॉर्मेशन का, जो कॉमन पोर्टल के अंदर इंफॉर्मेशन है उसका एक्सेस है किसी के पास, या कोई भी पर्सन who is engaged in collection and compilation of stats under 151, अगर वो जानबूझ के विलफुली डिस्क्लोज कर देता है इंफॉर्मेशन किसी और पर्सन को, तो भैया उस पर लगाएंगे हम पेनल्टी और जेल भी भेजेंगे, जेल भी भेजेंगे और पेनल्टी भी लगाएंगे। अभी तक हमने जो सेक्शन पढ़ा उसमें सिर्फ पेनल्टी था, जेल अभी तक नहीं पढ़ा, अब देखो जेल पढ़ रहे। तो कोई भी पर्सन जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कॉमन पोर्टल पे, या जिसके पास इंफॉर्मेशन है या जिसके पास स्टैट्स का एक्सेस है और वो इसको विलफुली डिस्क्लोज कर देता। फॉर एग्जांपल रिलायंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट आ गया मेरे पास, मैंने क्या करा, डिस्क्लोज कर दिया, एंड उससे क्या हुआ, कुछ लोगों ने शेयर परचेज कर लिया एंड जो भी प्रॉफिट कमा लिया, जो भी है एज द केस में भी, तो मैंने विलफुली डिस्क्लोज कर दिया ना। मेरा नहीं करना चाहिए था, दिस इज नॉट माई ड्यूटी टू डिस्क्लोज इट, बट मैंने अगर कर दिया
तो भैया मैं 6 महीना के लिए जेल भी जाऊंगा एंड मेरे पे फाइन भी लगेगा 25,000, या दोनों भी हो सकता है। 6 महीना के लिए जेल, 25,000 तक की फाइन, या दोनों। 6 महीना के लिए जेल या 25,000 तक की फाइन, या दोनों लग सकता है मेरे पे। लेकिन अगर मैंने डिस्क्लोज करा फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ माई ड्यूटीज, मेरी ड्यूटीज थी कि मेरे को सीनियर को बताना था, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, कोर्ट ने बोला था बता, तो मेरे को तो बताना ही पड़ेगा ना, कोर्ट ने बोला तो फिर तो बताना ही पड़ेगा, तब चलेगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों क्या हो गए, एक्सेप्शन। सर ये सुनेला लग रहा है कहीं पे, याद करो ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऑडिटर के पास अगर डॉक्यूमेंट है तो वो डिस्क्लोज नहीं करेगा अपार्ट फ्रॉम लॉ या डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, वही सेम चीज यहां पे लिखा हुआ। ओके, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो प्रीवियस अप्रूवल लगेगा भैया तुमको गवर्नमेंट का, एंड अदर देन गवर्नमेंट सर्वेंट है तो फिर प्रीवियस अप्रूवल लगेगा कमिश्नर का, जीएसटी कमिश्नर का। तो क्या देखा, कोई भी पर्सन जो कॉमन पोर्टल पे काम कर रहा है, जिसके पास एक्सेस है इन्फॉर्मेशन का या स्टैट्स का, और वो विलफुली डिस्क्लोज कर देता है किसी और पर्सन को इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी या फॉर प्रोसिक्यूशन, यानी कोर्ट ने मंगाया, चलेगा, ड्यूटी की वजह से सीनियर को बताना पड़ रहा है, चलेगा। इसके अलावा अगर डिस्क्लोज करा तो 6 महीना के लिए जेल और 25,000 तक की फाइन, या दोनों भी लग सकते हैं तुम पे। गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट लगेगा, जेल भेजने से पहले, फाइन लगाने से पहले, या दोनों देने से पहले। और अगर अदर देन गवर्नमेंट हो तो कमिश्नर का अप्रूवल लगेगा, जेल 6 महीना भेजने से पहले या 25,000 तक की फाइन लगाने के पहले, या दोनों। अच्छा, फाइन भी अप टू वाली है, अप टू 25,000 तक की फाइन लग जाए। डन 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 डन। इसको भी लिख ले क्या, 133, चलो लिख ही लेते हैं ना, 9 नंबर 133, डिपार्टमेंट वाले आदमी अगर डिस्क्लोज कर दिया तो भैया गियो कितना, अच्छा पेनल्टी नहीं लगेगी, फाइन लगेगी, दोनों में डिफरेंस होता है, याद रखना, एक साथ मत समझ लेना। तो जेल जाना पड़ेगा अप टू 6 मंथ्स एंड, या और दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है, फाइन अप टू 25,000। ये चार्ट तुमको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करने के लिए, इसीलिए बनवा रहा हूँ, साथ साथ बनाते रहना दोस्तों। तो 133 हो गया हमारा, हम आते हैं 134। 134 सीधी बात बोलता है, 134 को थोड़ी देर में देखते हैं, 135 में आ जाओ। 135 बोलता है प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, मेंस रिया, सीधी सी बात बोलता है, अगर तुम पकड़े गए तो भैया इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव कि गलत है, मतलब हम नहीं पकड़े जाने चाहिए थे, बिकॉज गवर्नमेंट विल ऑलवेज अज्यूम कि तुमने जो भी काम करा है, तुमने जो भी ऑफेंसेस करे, पूरे होशो हवास में करे हैं, पूरे ध्यान के साथ करे, अपनी मर्जी से करे हैं, विदाउट एनी जबरदस्ती करे हैं, ये अजम्पशन होता है। और ये हर लॉ में होता है, डीटी आईडीटी हर जगह लॉ, जितने भी कंपनी लॉ वगैरह हर एक में होता है, मेंस रिया तुमने पढ़ा होगा। तो ये क्या बोलता है, प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, यानी तुमने जो भी काम करे, तुमने ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में करे जो कि इंटेंशनल थे, कंट्रोलेबल थे, अंडरस्टूड थे, एंड नॉट कोहेरेंट, यानी जबरदस्ती नहीं करवाए गए। रीजन टू बिलीव दैट, और बिलीव दैट द एक्ट इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ, और तुमको पता था कि ये काम जो तुम कर रहे हो ये लॉ के खिलाफ है, एंड इट शैल डिफेंस टू प्रूव दैट ही हैज नो मेंटल स्टेट, हमें प्रूव करना है कि ऐसा नहीं था। तो 135 क्या बोलता है, प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, तुम ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में काम कर रहा था जो इंटेंशनल था, कंट्रोलेबली अंडरस्टूड था, एंड नॉट कोहेरेंट, जबरदस्ती नहीं करवाया गया था। रीजन टू बिलीव दैट, और बिलीव दैट एक्ट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, एंड इट शैल बी आवर डिफेंस की प्रूफ कि नहीं भैया मेरे से गलती हो गई, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ओ, ये हर लॉ में होता है, नॉट अ बिग डील। अब 136 बात करता है, 136 बात करता है कि मान लो इंक्वायरी के दौरान हमने एक पर्सन को बुलाया, और उस पर्सन जो भी होता है उससे जो भी डिस्कशन होता है वो हम एक नोटबुक में लिखते हैं, एक ध्यान रखो ग्रीन पेपर होता है, अगर कभी गए होगे तो इनकम टैक्स में ग्रीन पेपर जिसमें वो साइन करवाते हैं जब भी तुम जाते हो ऑन बिहाफ ऑफ योर प्रिंसिपल, तो वो ग्रीन पेपर में लिखा होता है कि आज ये चीजें डिस्कस हुई हैं, इन इन चीजों के बारे में बात हुई, ऐसा ऐसा इसने बोला है, साइन कर देते हो तुम। अब ये जो होता है ना वैलिड नहीं होता है लॉ में, कोर्ट में वैलिड नहीं होता है, एविडेंस एक्ट पढ़ा होगा, बट ये वैलिड होगा अगर साइन करने वाला ही टपक गया, व्हेन द पर्सन हु हैज मेड द स्टेटमेंट इज डेड, या कैन नॉट बी फाउंड, गायबिच हो गया, ओमनी लेके चली गई उसको, या इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, हाथ पैर ही तोड़वा दिया उसके, या केप्ट आउट ऑफ वे बाय एडवर्स पार्टी, सामने वाले पार्टी ने उसको गायबिच कर दिया,
या वो चला गया अमेरिका और हमने बोला कोर्ट में आके गवाही दो, और वो बोल रहा है कि हम कोर्ट में तभी आएंगे जब तुम मेरा टिकट करवाओगे। अरे केस ही 25,000 का है, हम तुम्हारा ₹1,00,000 का टिकट करवा के बुलवाएंगे? तो अगर हुज प्रेजेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन विदाउट एनी अमाउंट और डिले या एक्सपेंस, विदाउट डिले एंड एक्सपेंस अगर उसको नहीं आ सकता है, हटाओ, उसका स्टेटमेंट को वैलिड मान लेंगे। तो a statement made and signed by a person on appearance in response to any summon issued under section 70 during the course of his any inquiry or proceeding shall be relevant for the purpose of proving the truth in front of the court। अगर वो पर्सन डेड है या कैन नॉट बी फाउंड या इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस या केप्ट आउट बाय एडवर्स पार्टी या कैन नॉट बी ऑब्टेन विदाउट एनी अमाउंट और डिले और एक्सपेंस। लर्न हो चुका होगा, एमसीक्यू पक्का कर लोगे तुम। अब बात करते हैं 137। 137 बोलता है कि कंपनी फर्म एलएलपी एओपी, इन सब के केस में तो हम कंपनी फर्म एएलपी एओपी वगैरह इन लोग पे लगा देंगे, एलएलपी वगैरह पे हम लगा देंगे, पेनल्टीज लगा दिया, या जेल भेजना है तो इन लोगों पे जेल भेज। प्रॉब्लम है यार, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, रियल थोड़ी है। लॉ में हम इनको सेपरेट पर्सन मानते हैं, बट रियलिटी प्रैक्टिकलिटी ये कोई है थोड़ी। रिलायंस को अरेस्ट करके अंदर घुसा सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल चीज है। तो उस सिनेरियो में कौन लाइबल होगा ऑफेंस? ऑफेंस की जिम्मेदारी किस पे डालेंगे? तो कंपनी फर्म एओपी वगैरह पे तो डालेंगे, उन पे तो रहेगा ही, नोटिस में उनका नाम तो रहेगा ही। उसके साथ साथ जो पर्सन था हु वाज इन चार्ज ऑफ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, उस पे भी डाल देंगे। जो मैनेजर था, जो इंचार्ज था फॉर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, उस पे भी लाइबिलिटी आएगी। प्लस हर ऑफिसर, पार्टनर एंड मेंबर पे आएगी, यानी शेयर होल्डर्स लोग पे भी आएगी। लेकिन अगर शेयर होल्डर लोग प्रूव कर देते हैं, पार्टनर प्रूव कर देता है, ऑफिसर प्रूव कर देता है, एमडी प्रूव कर देता है, डायरेक्टर प्रूव कर देता है कि ऑफेंस इज कमिटेड विदाउट नॉलेज एंड ही हैज एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट सच ऑफेंस। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया था इंटरनल कंट्रोल का कि ये ऑफेंस होता ही नहीं, और मेरे को कोई नॉलेज भी नहीं था, बट दिमाग वाले लोग तो कुछ भी कर सकते हो, इंटरनल कंट्रोल को बाईपास करके उन्होंने ऑफेंस कमिट कर दिया। तो फिर डायरेक्टर लायबल नहीं होगा, शेयर होल्डर लायबल नहीं होंगे, ऑफिसर लायबल नहीं होगा, पार्टनर लायबल नहीं होंगे, ये सारे लोग लायबल अदरवाइज ये हो जाएंगे अगर इनका निग्लिजेंस भी रहा तो भी, कंसेंट भी रहा तो भी, कॉनिवेंस रहा तो ऑफेंस कंपनी फर्म एलएलपी ओपी करते हैं तो कंपनी और फर्म तो होंगे ही, उसके साथ हर पर्सन जो इंचार्ज था फॉर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ऑफिसर, पार्टनर एंड मेंबर, कंसेंट था जिसका या निग्लिजेंस था। ओके, 138 लास्ट सेक्शन। तो यहाँ पे हमारे सारे सेक्शंस होते हैं खत्म। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ। व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट सेक्शन? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस आर, लिख लेते हैं एक बारी, आवर 122 की पूरी सीरीज, 129, 130, 132, 138, ये हो गया हमारा। अब 129 की तरफ चलते हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? रेडी रेडी। स्क्रीनशॉट लेते रहना, जब भी जरूरत पड़े बैक करके पॉज मार के ले लेना। रिकॉर्डिंग है, इसीलिए ऑफेंस को रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ, तुम्हें हेल्प हो जाएगी चार्ट बनाने में। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 129 के साथ। अब हम आगे 129 की तरफ। तो 129 स्टार्ट होता है, ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ एक्ट को कॉन्ट्राविन करके, ओ बदले में एक मोड़ आया, वहां पुलिसिया मेरा गुड्स डिटेन और सीज कर गया। अब मान लो एक गुड्स है जो कि इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ है, यानी मान लो इनवॉइस नहीं दिया, या ई वे बिल नहीं है, या कोई सा भी कारण है, या इलीगल है, दिखाया ही नहीं हमने लॉ में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया नहीं है। तो 129 बोलता है कि अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो कोई भी गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस जीएसटी एक्ट, रास्ते में अगर पुलिस प्रॉपर ऑफिसर तुमको पकड़ लेता है तो वो गुड्स और कंटेनर, सॉरी गुड्स एंड ट्रक दोनों को डिटेन और सीज कर देगा। अब सीज मतलब क्या होता है? सीजर मतलब होता है कि वो तुम्हारे गुड्स का पोजेशन ले लेगा। ओनरशिप विल स्टिल बी विथ यू, वो सिर्फ तुम्हारे गुड्स का पोजेशन लेगा, यानी उठा के अपने वेयरहाउस में रख लेगा। ओनर गुड्स के अभी भी तुम ही रहोगे, यानी सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होगा प्रॉपर ऑफिसर को। अगर वो रास्ते में पकड़ लेता है कोई भी ऐसा गुड्स दैट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट। अब पोजीशन जैसे ही ट्रांसफर होगा 7 डेज के अंदर, जिस दिन पोजीशन ट्रांसफर हुआ यानी जिस दिन सीजर हुआ, वहां से 7 डेज के अंदर एक नोटिस आएगा तुम्हारे पास जो कि बोलेगा कि पेनल्टी अमाउंट पे कर दो।
वहां से 7 डे के अंदर तुम्हारे पास एक ऑर्डर आएगा फॉर द पेमेंट ऑफ पेनल्टी। तुम्हें 14 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देना, लेकिन कीवर्ड क्या है पता है? तुम्हें 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देना फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। जिस दिन ऑर्डर आया वहां से 15 दिन के अंदर तुम्हें पेमेंट कर देना है। क्या पेमेंट करना है तुम्हें? तुम्हें पेनल्टी पे करनी है। क्या पे करना है? पेनल्टी पे करना है। और अगर नहीं पे करोगे तो उस गाड़ी को भी बेच देंगे, उस माल को भी बेच देंगे, रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देंगे, तुम्हारा घर बार जायदाद सब बेच बाच देंगे, तो रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाए। बट अगर तुम पेनल्टी पे कर देते हो जितना उन्होंने बोला है, तो उस सिनेरियो में सारे प्रोसीडिंग डीम टू बी कंक्लूड। लर्न हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ लर्न हो जाएगा, मेरे साथ बने रहो, इधर उधर मत भागना। 129 क्या बोलता है? 129 सिंपल सी बात बोलता है कि अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो कोई भी गुड्स को इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस एक्ट, प्रॉपर ऑफिसर रास्ते में उसको पकड़ लेता है तो डिटेन और सीज कर लेगा। डिटेन और सीज मतलब होता है सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हुआ, ओनरशिप अभी भी तुम्हारे पास है। अब गवर्नमेंट तुमको एक नोटिस देगा 7 डेज के अंदर, वहां से 7 डेज के अंदर एक ऑर्डर आ जाएगा, एंड ऑर्डर आने के 15 दिन के अंदर तुम्हें पेमेंट कर देना है पेनल्टी की। पेमेंट कर दिया, वेल एंड गुड, कंक्लूड हो जाएगा प्रोसीडिंग वगैरह, कोई भी केस वेस तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। नहीं पेमेंट करोगे, रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देंगे। तो क्या लर्न करना है? जिस दिन सीजर हुआ वहां से 7 डेज के अंदर नोटिस आएगा, नोटिस के 7 डेज के अंदर ऑर्डर आ जाएगा, एंड ऑर्डर के 15 दिन के अंदर तुम्हें पेमेंट करना है पेनल्टी की। पेमेंट कर दिया, वेल एंड गुड, नहीं करा तो भैया रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देंगे। अब पेमेंट की बात करते हैं, ठीक है? पेमेंट डिपेंड करेगा तुम अच्छे आदमी हो कि तुम गंदे आदमी हो, तुम अच्छे आदमी हो कि तुम गंदे आदमी हो, एंड वो भी कौन सा गुड्स लेके जा रहे थे उस पर भी डिपेंड करेगा। तो दो क्राइटेरिया, पहली बात तो चेक करेंगे अच्छा आदमी कि गंदा आदमी। अगर अच्छा आदमी है तो सामने से चल के आएगा। मान लो अगर मेरे डिटेन और सीज हो जाता है तो, और मैं खुद से सामने से चल के जाता हूं, मैं तुम्हें लॉ का वर्ड्स बता रहा हूं, ठीक है? ये लर्न करने के लिए लॉ का वर्ड्स है। अगर मैं खुद से सामने से चल के जाता हूं, खुद से सामने से अगर मैं चल के जाता हूं तो कम पेनल्टी लगेगी, और अगर वो सामने से चल के आया, डिपार्टमेंट अगर मेरे पास सामने से चल के आया तो ज्यादा पेनल्टी लगेगी। सेम लाइक मम्मी, अगर चोरी की है तो बता दो, बता दो, नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी, मारती है लेकिन थोड़ा कम। बट अगर सामने से चोरी पकड़ ली तो भैया फिर तो लत्तम जुत्तम भयानक मार पड़ती है। सिमिलर केस यहां पे भी है। क्या है? अगर ओनर सामने से चल के आ जाता है, खुद से आ जाता है, पहली बात देखो एग्जेम्प्टेड गुड्स था कि नॉन एग्जेम्प्टेड, यानी टैक्सेबल गुड्स था। अगर टैक्सेबल गुड्स था तो पेनल्टी कितनी लगेगी पता है? 200% ऑफ टैक्स, जितना टैक्स बनता है उसका डबल पेनल्टी लगेगी, 200% ऑफ टैक्स। अच्छा याद रखना, हर केस में टैक्स जमा करवाना है, ये मत सोचना टैक्स नहीं जमा करवाना, हर केस में टैक्स तो जमा करवाना है, पेनल्टी अलग है। इंटरेस्ट भी जमा करवाना है 18% पर एनम वाला, पेनल्टीज डिफरेंट, सेपरेट, एडिशनल। तो अगर टैक्सेबल गुड्स तुम लेके जा रहे थे और तुम खुद से सामने आ गए कि मालिक गलती हो गई, ऐसा ऐसा बात है, माफ कर दो, पेनल्टी ले लो, तो वो भैया ट्वाइस द अमाउंट ऑफ टैक्स पेनल्टी ले लेंगे। आईजीएसटी का केस है तो भी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ टैक्स पेनल्टी ले लेंगे। अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स लेके जा रहे थे तो एग्जेम्प्टेड गुड्स का टैक्स होता है 0, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ 0 इज 0, तो पेनल्टी कैन नॉट बी 0 बिकॉज तुम गलती किए हो, कॉन्ट्राविन किए हो लॉ को, गलती तो तुमने करी है, सजा तो तुम्हें मिलेगी, तो कितनी सजा देंगे? तो अब हम आएंगे वैल्यू की तरफ। तो हम बोलेंगे गुड्स का जो वैल्यू है, वीओएस है, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है, उसका 2% या ₹25,000। अब सिंस एग्जेम्प्टेड गुड्स था ना, वे कैन नॉट टेक हायर। ध्यान देंगे एवरीबॉडी, चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, ताजा ताजा लेस हुआ है, इस पे ध्यान देना है। तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹25,000 विच एवर इज लेस लेना है। क्या लेना है? विच एवर इज लेस। तो क्या करेंगे? 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स या 25,000 विच एवर इज लेस। और आईजीएसटी का केस है डबल कर देंगे। 4% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, 4% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और ₹50,000 विच एवर इज लेस। इसमें हमेशा लेस होगा बिकॉज एग्जेम्प्टेड है ना, हम टैक्स तो ले रहे हैं इसलिए हम लेस करते हैं, दोनों में जो भी कम है वो वाला लेंगे हम। तो अगर खुद से सामने आते हो, टैक्सेबल गुड्स है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ टैक्स विल बी योर पेनल्टी, नॉन एग्जेम्प्टेड टैक्सेबल। और अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो उस केस में
2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स या 25,000 विच एवर इज लेस लगेगा। यहां पे हम टैक्स अमाउंट नहीं ले सकते बिकॉज टैक्स इज 0। और आईजीएसटी का केस है तो 4% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड 50,000 विच एवर इज लेस। लेस है, यहां पे गलती मत कर देना। नेक्स्ट, खुद से सामने नहीं आए, अब बजेगी बैंड। डिपार्टमेंट आके तुमको पकड़ के लेके जा रहा है, क्या गलती कर दिया भाई साहब, बहुत बड़ी गलती कर। डिपार्टमेंट तुमको पकड़ के लेके जा रहा है। अच्छा, इस सिनेरियो में अगर टैक्सेबल गुड्स है यानी नॉन एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो 200% ऑफ टैक्स तो पहले भी था। तो सर क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि यहां पे 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स भी आ जाएगा। 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स या 200% ऑफ टैक्स, विच एवर इज हायर लगेगा। अब तुम खुद से सामने नहीं आए तो 200% ऑफ टैक्स है ही, उसके साथ साथ वीओएस का भी 50% है, 50% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, दोनों में विच एवर इज हायर आएगा। और आईजीएसटी का केस है तो 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड 200% ऑफ द टैक्स विच एवर इज हायर। 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड 200% ऑफ द टैक्स विच एवर इज हायर की पेनल्टी। और अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो भैया सिंपल है, 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स या 25,000 विच एवर इज, वहां पे 2 था, यहाँ पे 5 कर दिया। 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स या 25,000 विच एवर इज, 25,000 ही रहेगा, उसको चेंज मत करना। और आईजीएसटी का केस है तो 10% ऑफ द वैल्यू एंड 50,000 विच एवर इज, डबल कर दिया, कुछ भी नहीं करा। ठीक है, अब याद करो वो गुड्स भी लेके गए थे, कन्वेंस भी लेके गए थे। अब कन्वेंस हो सकता है किसी और का हो, ट्रांसपोर्टर को, इससे एमसीक्यू एक बार बन चुका है बहुत पहले, वापस से पूछेंगे। कन्वेंस अगर ट्रांसपोर्टर को छुड़वाना है, भाई जिसका गुड्स है वो उसने गलती करी ना, इसमें इसकी क्या गलती है ट्रांसपोर्टर की? तो ट्रांसपोर्टर को बोलता है एक काम करो, जितनी पेनल्टी बनती है 129 में उतनी पेनल्टी या ₹1,00,000 विच एवर इज लेस, इतना पे करो और गड्डी लेके चले जाओ। जितनी पेनल्टी बनती है 129 की उतनी या ₹1,00,000 विच एवर इज लेस, इतना पे करो और गड्डी लेके चले जाओ। यानी मैक्सिमम ₹1,00,000 पे करो एंड ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ी लेके जाओ, गुड्स तो यहीं पड़ा रहेगा। गुड्स तो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ओनर या तो खुद से सामने नहीं आएगा या तो हम उसके पास नहीं जाएंगे। इजी वीजी। और एक क्विक रिवीजन मारते हैं दोस्तों। ट्रांसपोर्ट करा हमने गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट तो सीज हो जाएगा। डिटेन एंड सीज मतलब क्या होता है? सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हुआ, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। 7 डेज के अंदर नोटिस आएगा, वहां से 7 डेज के अंदर ऑर्डर आएगा, 15 दिन फ्रॉम द ऑर्डर अपने को पेनल्टी पे कर देना। पे कर दिया वेल एंड गुड, नहीं पे करा तो भैया रिकवरी प्रोसीडिंग। पेनल्टी कितना है डिपेंड करेगा हम अच्छे आदमी के गंदे आदमी। अगर हम खुद से सामने जाते हैं यानी ओनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड, तो टैक्सेबल गुड्स के लिए ट्वाइस द अमाउंट ऑफ टैक्स विल बी योर पेनल्टी एंड नॉन एग्जेम्प्टेड के लिए 2% ऑफ द वैल्यू या 25,000 विच एवर इज लेस विल बी द पेनल्टी। और आईजीएसटी का केस है तो 4% एंड 50,000 विच एवर इज लेस विल बी योर पेनल्टी। तुमने खुद से सामने नहीं गए, टैक्सेबल गुड्स है तो 200 ट्वाइस द अमाउंट ऑफ टैक्स तो है ही, उसके साथ 50% ऑफ द वैल्यू भी है, यानी 50% ऑफ द वीओएस या ट्वाइस द अमाउंट ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी। आईजीएसटी का केस है डबल कर देंगे, 100% ऑफ द वैल्यू या 200% ऑफ द टैक्स विच एवर इज हायर की पेनल्टी। एग्जेम्प्टेड गुड्स है 5% ऑफ द वैल्यू या 25,000 विच एवर इज लेस की पेनल्टी लगेगी। और आईजीएसटी तो 10% एंड 50,000 विच एवर इज लेस की पेनल्टी। लर्न हो जाएगा, करो पहले चीजें समझो। एक ट्रक था गुड्स कैरी कर रहा है, डिटेन हो गया फॉर ई वेबल डॉक्यूमेंट लैप्स। कंसाइनमेंट का डिटेल अपने को दे रखा है, यानी एक गुड्स था दैट इज ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, सॉरी एक ट्रक था दैट इज ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द जीएसटी लॉ। इंटर स्टेट सप्लाई है, assessable value is 12,50,000, GST rate is 18%. First case scenario, owner comes forward, यही लिखना लॉ में भी, ओनर खुद से चल के सामने, कितनी पेनल्टी लगाएंगे? तो पहली बात हमने देखा इंटर स्टेट है, 2 सिनेरियो बनेगा, टैक्सेबल एक्सेप्ट। अगर ये टैक्सेबल गुड्स होता, खुद से चल के सामने आए हो, तो हम तुम पे पेनल्टी लगाएंगे टैक्स का 200%। आईजीएसटी के लिए भी सेम है। तो 12,50,000 का 18% कितना होता है? 12,50,000 का 18% होता है दोस्तों 225 का 200%, दैट इज ट्वाइस द अमाउंट। तो हो गया हमारा पेनल्टी 4,50,000। 4,50,000 रुपीज पे करो,
और यही अगर ओनर सामने नहीं आता, ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड, दो सिनेरियो होंगे, एक टैक्सेबल एक एग्जेम्प्ट। हम टैक्सेबल वाला ही देखें। टैक्सेबल वाला आईजीएसटी का केस है, कितनी पेनल्टी लगेगी? तो यहाँ पे हमारी पेनल्टी लगेगी सबसे पहले 200% ऑफ टैक्स तो लगेगा ही, ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 4,50,000। और अब ओनर खुद से चल के सामने नहीं आया, जनरली हम 200% ऑफ द टैक्स में रुक जाते, बट सिंस ये खुद से चल के सामने नहीं आया तो हम इस पे लगाएंगे 4% ऑफ वैल्यू। अब हमने 4% ऑफ द वैल्यू क्यों करा? 4% ऑफ द वैल्यू हमने इसलिए करा है बिकॉज सॉरी 4% 50%, हाँ भाई गलती होगी 100% ऑफ द वैल्यू, ठीक है 100% ऑफ द वैल्यू विच एवर इज 100% ऑफ द वैल्यू कितनी हुई दोस्तों? 12,50,000। 12,50,000 दोनों में विच एवर इज हायर करा हमने, कितना आया पता है आपको? 12,50,000। ओ माय गॉड, यानी अगर खुद से सामने जाता तो सिर्फ 4,50,000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ता, खुद से सामने नहीं गया तो भैया 12,50,000 रुपीज का पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ रहा है। टैक्स अलग है, इंटरेस्ट अलग है, देख लो। अब अगर यही एग्जेम्प्टेड गुड्स होता एंड ओनर खुद से चल के सामने आया होता, अब एग्जेम्प्टेड है तो 200% ऑफ टैक्स तो कर नहीं सकते, तब हम क्या करते? तब हम करते, सिंस आईजीएसटी का केस है तो 4% ऑफ वैल्यू और 50,000 रुपए दोनों में विच एवर इज दोस्तों क्या करते? लोअर करते, हायर नहीं करते, क्या करते? लोअर करते। ओके, यानी यहां कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा हमारा 4% ऑफ द वैल्यू, यानी 12,50,000 का 4%, 12,50,000 का 4% कितना हुआ? 50,000 ही आ रहा है, दोनों विच एवर इज लो 50,000 विल बी आवर। ओके, अब बात करें अगर ओनर खुद से चल के सामने नहीं आता और एग्जेम्प्टेड है, तो क्या था? 4% था, अब कितना हो जाएगा? 10%। 10% ऑफ वैल्यू और ₹50,000, ये सेम रहेगा विच एवर इज लोअर। अब 10% ऑफ द वैल्यू मतलब क्या हो गया? 12,50,000 का 10% हो गया हमारा 1,25,000। तो 1,25,000 या 50,000 विच एवर इज लोअर, 50,000 विल बी आवर। इजी वीजी, एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, डिट्टो सेम। बस क्या चेंजेस होगा? ये जो हमने लिखा है जैसे बुलेट्स में, वो पैराग्राफ फॉर्मेट में होगा, तुमको पैराग्राफ पढ़ के आइडेंटिफाई करना, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होने। अब जी को लिख लेते हैं 129 को नोट्स में अपने, जो नोट्स हम बना रहे थे। टेन नंबर, सेक्शन नंबर 129। ओके, नाउ एवरीथिंग विल डिपेंड कि तुम सामने आते हो या तुम सामने नहीं आते हो, और टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है। एक बड़ा चार्ट बनाते हैं इसका, ठीक है, एक बड़ा सा चार्ट बनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ले लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, हम इस पे लैंडस्केप मोड डालते हैं, लैंडस्केप में ज़्यादा अच्छे से चार्ट बनेगा। 129 एक बड़ा वाला चार्ट जिसमें एग्जाम के पहले हम इसको देख के जाएंगे और पूरा लर्न हो जाएगा। सबसे पहले ओनर कम्स फॉरवर्ड, आजा भाई, आजा आजा, तेरा ही वेट कर रहा था, आजा। अब ओनर सामने से चल के आया। नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्सेबल, टैक्सेबल गुड्स है, टैक्सेबल गुड्स पकड़े गए। इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, पहले CORS और दूसरा IGST। अब ये दोनों ही केसेस में हमारा लगेगा कितना? 200% ऑफ टैक्स, यानी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ टैक्स। और यही अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स होता तो भी दो भाग में डिवाइड करते इसको हम, CS और IGS। अगर C और S है तो कितना लगेगा? 2% ऑफ वैल्यू
और ₹25,000, कितना, और ₹25,000, विच एवर इज, दोस्तों क्या करना है, लोअर करना है, गलती मत कर देना, विच एवर इज लोअर अपने को यहां पे देखना है। फिर आईजीएसटी का केस है तो 4% ऑफ द वैल्यू और ₹50,000, विच एवर इज लोअर करना है, दोनों में। इजी बीजी, इजी बीजी। अब अगर वो सामने नहीं आता, ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड, ओनर डजंट कम फॉरवर्ड, खुद से सेल के सामने नहीं आए, तो भैया अब होगी तुम्हारी धुलाई, और तगड़ी वाली धुलाई होगी। तो अगर टैक्सेबल है तो वापस से दो भाग में बांट देते हैं इसको। सबसे पहले सी और एस, नेक्स्ट है आईजीएसटी। अगर टैक्सेबल है और सी और एस का केस है तो 200% ऑफ टैक्स तो था ही, अभी भी है 200% ऑफ टैक्स, और 50% ऑफ द वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, विच एवर इज हायर, यानी सी के लिए भी सेम, एस के लिए भी सेम। तो देखो 50% ऑफ द वैल्यू, 50% ऑफ द वैल्यू दोनों जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा ना, इसीलिए। और अगर आईजीएसटी का केस है तो 200% ऑफ द टैक्स और तुम्हारा 100% ऑफ द वैल्यू, विच एवर इज हो जाएगा हमारा। ओके, देखो मैथ वाइज एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही बना रहा था, मैथ वाइज एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सिंपल है, इजी। देखो मान लो 18,000 सी है, 18,000 एस है, 200% ऑफ टैक्स वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 200% ऑफ टैक्स, 200% ऑफ टैक्स कितना होगा बताओ मेरे को। ये हो जाएगा मेरा 36,000, ये हो जाएगा मेरा 36,000, टोटल करेंगे कितना हुआ 72,000। और अगर ये आईजीएसटी का केस है तो मेरा टैक्स कितना होता, 18 + 18 मेरा 36,000 होता। इसका अगर 200% करेंगे तो कितना आएगा, 72,000। एक बार वैल्यू वाला भी देखते हैं, सी एस और आईजीएसटी। अब सी एस की बात करते हैं। मान लो वैल्यू है मेरा 1,00,000 रुपए, तो हमने क्या बोला, 50% ऑफ द वैल्यू कितना हुआ, 50,000, 50,000, दोनों का टोटल करोगे कितना आएगा, 1,00,000। और आईजीएसटी में हमने क्या पढ़ा था, 1,00,000 इंटू 100%। सर मैथ के साथ एक्सप्लेन कर रहे, बहुत इजी लग रहा है अब तो, 1,00,000 समझ गए, सेम रखने हैं, इसीलिए इसलिए 200 को 400 मत कर देना, यही समझा रहा हूं। ओके नेक्स्ट, अब आते हैं हम एग्जेम्प्ट की तरफ। अगर एग्जेम्प्ट गुड्स पकड़ा गया तो भैया क्या होगा, तो सी एस या सी एस का अगर केस है तो हो जाएगा हमारा 5% ऑफ द वैल्यू और 25,000, विच एवर इज लोअर, कितना, 5% ऑफ द वैल्यू और ₹25,000, दोनों में क्या लेना है अपने को, विच एवर इज लोअर लेना है, हायर नहीं लेना है, लोअर लेना है। और आईजीएसटी का केस है तो 10% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई और 50,000 रुपए, विच एवर इज लोअर। आशा करता हूँ अब कभी भी आईजीएसटी में गलती नहीं करोगे, मैथ के हिसाब से समझा दिया तुम्हें। तो दिस इज 129 फॉर अस, दैट्स इट, इजी वीजी। आओ एक बार रीड कर लेते हैं यहां से, सेक्शन नंबर 129। साथ में होना, सोना नहीं है दोस्तों, अभी तुम जम के मेहनत करने का समय है हमारे लिए। When any person transport any goods while they are in transit in contravention of the provision of this act, then all such goods and conveyance used shall be liable to detention or seizure। जब पोजेशन ट्रांसफर होगा, ओओबीएच तुम्हें दिया जाएगा, नोटिस 7 डेज के अंदर आएगा एंड ऑर्डर 7 डेज के अंदर आएगा फ्रॉम नोटिस, एंड तुम्हें 15 डेज ऑफ द ऑर्डर पेमेंट करना है, अदरवाइज रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देंगे। बट अगर हैजर्डस नेचर या पेरिशेबल गुड्स पकड़ा गया तो 15 दिन में तो खराबी हो जाएगा, तो 15 दिन को रिड्यूस कर सकता है, 2 दिन 3 दिन कुछ भी बना सकता है।
कन्वेंस शैल बी रिलीज ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी 129 या ₹1,00,000 विच एवर इज लेस, चांस तारे बना लेना यहाँ पे। जब हम अपील में जाएंगे तो हमें प्री डिपॉजिट करना होगा 25% ऑफ द पेनल्टी पेड बाय द अपीलेंट। तो 25% ऑफ द पेनल्टी विल बी योर प्री डिपॉजिट। प्री डिपॉजिट कितना होगा? 25% ऑफ द पेनल्टी। ओके, टेन 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 टेन। ओनर खुद से सामने आया, नॉन एग्जेम्प्टेड 200, एग्जेम्प्टेड 2%, 5% विच एवर इज लेस, आईजीएसटी के लिए 4 and 50,000। नॉन एग्जेम्प्टेड खुद से सामने नहीं आया, 50% या 200 विच एवर इज हायर, एंड एग्जेम्प्टेड के लिए 5% ऑफ द वैल्यू या 25,000 विच एवर इज लेस। ओके, it is important to note that goods conveyance or documents may also be released on furnishing security equivalent to the amount payable in the above table. अब केसेस वेयर डिटेंशन एंड सीजर में नॉट बी इनिशिएटेड, इन छोटी मोटी अगर गलतियां हैं तो अपने डिटेंशन एंड सीजर नहीं करते, बल्कि हर गलती के लिए 500 रुपया चार्ज करते। हर गलती के लिए जितनी गलतियां करोगे इन सब में, मान लो तुमने 1 2 3 4 5 6 गलती करी तो 6 into 500 ईच, 6 into 500 ईच। और अगर आईजीएसटी का केस है तो 1000 into 6। जितनी गलतियां उतनी पेनल्टी तुम्हें पे करनी पड़ेगी। तो कितना है? स्पेलिंग मिस्टेक इन द नेम ऑफ कंसाइनर और कंसाइनी बट जीएसटीएन इज करेक्ट। जीएसटीएन सही दिया था, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई नाम में, कोई बात नहीं, 500 रुपए का फाइन लगेगा। एरर इन पिन कोड बट एड्रेस ऑफ द कंसाइनर एंड कंसाइनी इज करेक्ट, कोई बात नहीं, छोटी गलती है, 500 रुपया फाइन दे दो। एरर इन एड्रेस ऑफ द कंसाइनी टू द एक्सटेंड दैट लोकेलिटी एंड अदर डिटेल्स आर करेक्ट। एड्रेस गलत है बट लोकेलिटी सही था, तो कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपया ईच दे दो। एरर इन 1 or 2 डिजिट ऑफ द डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन इन ई वे बिल, ई वे बिल में 1-2 नंबर का गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपया। एरर इन 4 या 6 डिजिट लेवल, जहां पे पहला 2 डिजिट ऑफ HSN आर करेक्ट, पहला 2 करेक्ट है एंड रेट ऑफ टैक्स करेक्ट है, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपया दे दो। या एरर इन 1 or 2 डिजिट या कैरेक्टर ऑफ व्हीकल नंबर, व्हीकल नंबर लिखने के टाइम में गलती हो गई, ऊपर नीचे हो गया, तो 500 रुपया दे दो। हर ऑफेंस के लिए 500 रुपया लगेगा तुम्हारा। तो क्या हमने देखा? केसेस वेयर डिटेंशन एंड सीजर में भी इनिशिएटेड, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी नेम ऑफ द कंसाइनर एंड कंसाइनी बट जीएसटीएन सही था, कोई दिक्कत नहीं, 500 रुपया। पिन कोड में एरर कर दिया लेकिन नाम सही था, एड्रेस सही था, लोकेलिटी सही थी, कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपया। सिमिलरली एड्रेस में गलती करा, लोकेलिटी सही है, 500 रुपया। कोई 1-2 डिजिट में डॉक्यूमेंट में ई वे बिल में नंबर कर गलती कर दी, 500 रुपया। HSN का पहला 2 डिजिट सही है, बाकी गलत है, 500 रुपया। व्हीकल नंबर गलत लिख दिया, 500 रुपया। यानी CGST के लिए 500, SGST के लिए 500, और अगर IGST का केस है तो 1000 रुपीज, और हर गलती के लिए 500 रुपया लगेगा। MI यहाँ लिख लो MCQ, आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन ये पूछ लेगा ना तो बाकी लोग बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस था। आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, तुमने सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई नहीं करी। अब आते हैं सेल ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे बेचा जाएगा उसके विषय में लिखा हुआ है। एक बार कैजुअल रीडिंग मार लेना तो भी काम हो जाएगा, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। प्रॉपर ऑफिसर प्रिपेयर करेगा इन्वेंट्री, याद है इन्वेंट्री मतलब होता है लिस्ट, एंड एस्टिमेट करेगा मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस डिटेल फॉर पेरिशेबल और हैजर्डस गुड्स लाइकली टू डेप्रिशिएट इन वैल्यू 15 days पीरियड में भी रिड्यूस। गुड्स और कन्वेंस आर सोल्ड थ्रू ऑक्शन इंक्लूडिंग ई ऑक्शन। Notice is issued in form GST DRC 10. Last date for bid submission is not earlier than 15 days from issuance of notice. Auction is cancelled if person transporting या owning the goods pay कर देता है penalty. A pre-bid deposit may be required and refund कर दिया जाएगा अगर unsuccessful bidder होता है। अब मान लो क्या होता है, याद है पोपटलाल वाला केस, उसमें क्या होता है, पोपटलाल तो उसको बढ़ाते जाता है, चंदा रमानी वाला केस नहीं पता है, कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, मान लो एक पर्सन ने बिड प्लेस करा, अब बिड प्लेस करने के बाद उसको बिड मिला बट वो अब बैकआउट कर रहा है, तो भैया जो उसने पैसा जमा कर रहा था प्री डिपॉजिट अमाउंट वो फोरफिट हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन वो एग्जाम में बनाएंगे। फोरफिट इफ सक्सेसफुल बिडर फेल्स टू पे द। फिर इशू करेगा फॉर्म DRC 11, द सक्सेसफुल बिडर इज रिक्वायर्ड टू पे द फुल अमाउंट विद इन 15 days ऑफ द ऑक्शन। ट्रांसफर हो जाएगा ओनरशिप अपॉन फुल पेमेंट एंड फॉर्म DRC 12 इशू किया जाए।
री ऑक्शन करेंगे अगर कोई भी बिट रिसीव नहीं होता है। रिकवरी प्रोसीडिंग स्टे हो जाएगा अगर अपील फाइल कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ पेरिशेबल एंड हैजर्डस गुड्स, बिकॉज उसको तो बेचना ही होगा, उपाय नहीं है कुछ भी। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिलेटेड टू रिकवरी रिकवर किया जाएगा, फिर अमाउंट रिकवर्ड और पेनल्टी अंडर 129 रिकवर किया जाएगा, फिर कोई भी ड्यूज अगर जीएसटी का बचता है तो वो रिकवर किया जाएगा, उसके बाद अगर कुछ बच गया तो वो तुमको रिफंड कर दिया जाएगा। एंड इफ बैलेंस कैन नॉट बी पेड टू द कंसर्न पर्सन विद इन 6 months तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसा जमा कर दिया जाए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट, इससे वो क्वेश्चन बना सकते हैं। रूल नंबर 144, घर पे एक बार कैजुअल रीडिंग भी करोगे तो भी काम हो। नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन नंबर 130 एंड 132 एंड 138। 3 सेक्शन बचे हैं, पूरा चैप्टर हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 130 की तरफ। 130 तुमको कुछ कुछ सिमिलर लगेगा 129 के, बट कुछ अलग है। आओ देखते हैं। ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, एक्ट को कॉन्ट्राविन करके, ओ प्रॉपर ऑफिसर ने मेरे गुड्स को कॉन्फेस्टिकेट कर दिया, यानी पोजीशन एंड ओनरशिप दोनों ट्रांसफर हो गया। 129 में क्या हो रहा था? सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हो रहा था, ओनरशिप नहीं। 130 में गवर्नमेंट क्या करती है? प्रॉपर ऑफिसर तुम्हारे गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लेता है, यानी पोजीशन भी ले लेता है, ओनरशिप भी ले लेता है, दोनों चीजें तुम्हारी ले लेता है। अब इसमें अ टोटल ऑफ 5 चीजें बता रखी हैं। तुम यूज करते हो कन्वेंस को फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ जीएसटी लॉ विद द नॉलेज ऑफ द ओनर हिमसेल्फ। कॉन्ट्रावीन करते हो कोई भी प्रोविजन विद एन इंटेंशन टू इवेड द टैक्स, या सप्लाई करते हो या रिसीव करते हो गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ जीएसटी लॉ, या सप्लाई करते हो गुड्स लाइबल टू टैक्स विदाउट रजिस्ट्रेशन, या डू नॉट अकाउंट फॉर गुड्स फॉर विच यू आर लाइबल टू पे टैक्स। ये 5 गलतियां कर रहे हो। क्या? ट्रांसपोर्ट कर रहे हो इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ जीएसटी लॉ, या कॉन्ट्रावीन करते हो कोई भी प्रोविजन टू विद एन इंटेंशन टू इवेड द टैक्स, यानी रस्ते में नहीं पकड़ा गया, वो घर आके भी उठा के लेके जा सकता है, या सप्लाई और रिसीव करते हो गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ जीएसटी लॉ, या गुड्स की सप्लाई करते हो विदाउट रजिस्ट्रेशन, या अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लेते हो तुम गुड्स की इस सेल को। तो इन 5 केसेस में प्रॉपर ऑफिसर या तो रास्ते में या तो तुम्हारे दुकान में आके तुम्हारे गुड्स एंड कन्वेंस दोनों का पोजीशन एंड ओनरशिप ले लेगा, यानी कॉन्फिस्केट कर देगा। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें 3 months के अंदर फाइन पे करना है। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेनल्टी, वी आर टॉकिंग अबाउट फाइन। अब हमें 3 months के अंदर फाइन पे करना है। गुड्स के केस में मैक्सिमम फाइन कितना होगा? मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स। गुड्स के केस में मैक्सिमम फाइन कितना होगा? मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स। और मिनिमम फाइन कितना होगा? 100% ऑफ टैक्स। और अगर सिर्फ कन्वेंस छुड़वाना है तो 100% ऑफ टैक्स दे दो। तो तुम्हें फाइन का पेमेंट करना है, पेनल्टी का नहीं। क्यों? अगर ये कर दोगे तो गुड्स छोड़ देंगे। दिस इज इन लीव ऑफ कॉन्फिस्केशन, इन लीव ऑफ यानी बदले में, कॉन्फिस्केशन के बदले में फाइन पे करो। कितना फाइन पे करना है? मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स मैक्सिमम, एंड मिनिमम कितना? 100% ऑफ टैक्स। और कन्वेंस को छुड़वाना है तो 100% ऑफ टैक्स दो, कन्वेंस छूट जाए। सेम एग्जांपल से करते। अब मान लो मेरा एक गुड्स है जो कि इंटर स्टेट जाने वाला है, एसेसेबल वैल्यू इज 12,50,000, जीएसटी इज 18%। तो बताओ मैक्स एंड मिनिमम कितना फाइन पे करना है अगर ये 130 का केस होता तो मैक्सिमम फाइन जो मेरे को पे करना है वो पे करना है मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स, यानी 12,50,000 इंटू 18%। तो 12,50,000 माइनस 225 इतना, एंड मिनिमम कितना? 225, 100% ऑफ टैक्स। मैक्सिमम कितना निकला? 10,25,000, यानी 10,25,000 से लेके 2,25,000 से लेके 10,25,000 के बीच में कहीं पे भी हमारा फाइन फॉल करेगा। 2,25,000 से लेके 10,25,000। और अगर सिर्फ गड्डी छुड़वानी है तो सिर्फ 2,25,000 पे करो, गड्डी लेके चले जाओ। ये सारे एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है, हल्के में मत लेना। और रीड कर लेते हैं दोस्तों। सेक्शन 30 बोलता है अगर हम कन्वेंस को यूज करते हैं विद द मींस टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ जीएसटी लॉ, या कॉन्ट्रावेन करते हैं कोई भी प्रोविजन टू विद एन इंटेंशन टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई एंड रिसीव करते हैं गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ जीएसटी लॉ,
सप्लाई करते गुड्स लाइबल टू टैक्स विदाउट रजिस्ट्रेशन, या डज नॉट अकाउंट फॉर गुड्स फॉर विच लाइबल टू पे टैक्स। 5 गलती अगर तुमने ये करी है, देन ऑल सच गुड्स एंड कन्वेंस शैल बी लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन एंड पेनल्टी, यानी पोजेशन भी जाएगा, ओनरशिप भी जाएगी, ओओबीएच तुम्हें दिया जाएगा। अब तुम चाहो तो इससे बच सकते हो फाइन का पेमेंट करके। ऑप्शन टू पे इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन सच फाइन एज ऑफिसर फाइंड फिट। कितना फाइन लगेगा? मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स या 100% ऑफ टैक्स नॉट लेस देन, यानी मैक्सिमम कितना, जितना मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स, एंड मिनिमम कितना, 100% ऑफ टैक्स। दोनों के बीच में फाइन हमारा रेंज करेगा। और कन्वेंस के केस में टैक्स पेबल ऑन, कन्वेंस के केस में क्या, टैक्स पेबल ऑन सच, सिर्फ कन्वेंस छोड़ के लेके चले जाओगे। गुड्स के लिए अलग फाइन, कन्वेंस के लिए अलग फाइन, पेमेंट करो हो जाएगा। अगर नहीं करते हो, आफ्टर गिविंग रीजनेबल टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 months टू पे फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन, डिस्पोज कर देगा सच गुड्स एंड कन्वेंस एंड डिपॉजिट कर देगा सेल प्रोसीड विद दी। आफ्टर गिविंग यू रीजनेबल टाइम, जो कि कितना होना चाहिए, एक्सीडिंग 3 months, नॉट एक्सीडिंग 3 months, यानी अप टू 3 months तक का समय दिया जाएगा। फाइन पे करो, गुड्स एंड कन्वेंस लेके चले जाओ। नहीं करोगे, बेच देंगे, गुड्स भी कन्वेंस भी दोनों बेच देंगे एंड पैसा को गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर। और जब पेनल्टी एंड कॉन्फिस्केशन होगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी एक्ट की पेनल्टी नहीं लगेगी, बाकी सेक्शन की 122(1) वगैरह की पेनल्टी नहीं लगेगी, वो भी लगेगी। ये तो कॉन्फिस्केशन से बचने के लिए फाइन पे कर रहे, ये तो कॉन्फिस्केशन से बचने के लिए फाइन का पेमेंट कर। क्लियर? तो 131 वही बोलता है। तो ये था सेक्शन नंबर 130, और इसका भी समरी नोट्स बना लेते हैं साथ साथ। बस खत्म है, अब तो कुछ खास बचा नहीं, बस 132 एंड 138। अब हम आते हैं 130। 131 में हमें फाइन पे करना होता है। कितना फाइन पे करना होता है? गुड्स के लिए अलग, कन्वेंस के लिए अलग। गुड्स के लिए, कन्वेंस के लिए। गुड्स के लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइन रखते हैं। मैक्सिमम कितना? मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स, एंड मिनिमम कितना, जितना टैक्स है। और अगर सिर्फ कन्वेंस छुड़वाना है तो कितना, जितना टैक्स है उतना पे करो, कन्वेंस छूट जाएगा। और दोनों छुड़वाना है तो ये और ये दोनों पेमेंट करना। दैट इज 134। अब आते हैं 130। 132 में बढ़ने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जरूरी है, और बना लेना। इसको अब से हम बोलेंगे चार्ट नंबर 1। लो स्क्रीनशॉट। ये है चार्ट नंबर 2, ये है चार्ट नंबर 3। अब चार्ट नंबर 3, टोटल 3 चार्ट में 132 अपने कंप्लीट करें अलॉन्ग विद कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल सब कुछ। तुम पहले इसको ड्रॉ कर लो, कर लिया? पॉज करके ड्रॉ कर लिया? कब? लेट्स गो। खुद से लिखना बहुत सही रहेगा। सेक्शन नंबर 132 बात करता है जेल की। ओ माय गॉड, जेल जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल 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 जेल। सेक्शन नंबर 132 टॉक्स अबाउट जेल। अभी तक तो सिर्फ पेनल्टी, फाइन, छोटी मोटी चीजें पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे जेल। हथकड़ी लगा के हमें जेल में भेज देगा। कैसे भेजेगा, कब भेजेगा, यही पढ़ना। चार्ट नंबर 1 की तरफ। चार्ट नंबर 1 बोलता है अगर आप सप्लाई करते हो गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इनवॉइस, जेल जाना पड़ सकता है। अवेल करते हो आईटीसी यूजिंग सच इनवॉइस मेंशन्ड अबव, या फ्रॉडुलेंटली अवेल करते हो आईटीसी विदाउट एनी इनवॉइस, यानी फेक इनवॉइस के बेसिस पे आप आईटीसी को अवेल कर लेते हो। तो पहला क्या, सप्लाई करा गुड्स विदाउट इनवॉइस। दूसरा क्या, उस इनवॉइस के बेसिस पे किसी ने आईटीसी ले लिया, या फ्रॉडुलेंटली किसी ने आईटीसी ले लिया। तीसरा नंबर, टैक्स कलेक्ट करा बट गवर्नमेंट को पे नहीं करा 3 months के अंदर फ्रॉम ड्यू डेट। सर ये तो पढ़ चुके हैं ना, वो पेनल्टी था, ये जेल है। अंतर है भाई दोनों में, वहां पैसा दे दो, यहां पे तुमको जेल जाना पड़ेगा खुद चल के। फोर्थ नंबर, फ्रॉडुलेंटली कोई रिफंड ऑब्टेन कर लेता है। तो क्या 1 2 3 4 5 6
7, या कोई पर्सन अक्वायर करता है पोजेशन ऑफ कोई भी गुड्स दैट आर लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन, या रिसीव करता है सप्लाई ऑफ सर्विस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द जीएसटी एक्ट, या कोई भी पर्सन कमिट या अबेट करता है, यानी कोई भी पर्सन जो हेल्प करता है चार्ट नंबर 1, चार्ट नंबर 2 एंड चार्ट नंबर 3 के ऑफेंस के लिए, सारे के लिए चार्ट नंबर 1, चार्ट नंबर 2 एंड चार्ट नंबर 3 के ऑफेंस के लिए अगर कोई भी पर्सन हेल्प करता है, तो पहले पढ़ लेते हैं। क्या? कोई भी पर्सन सप्लाई करता है गुड्स विदाउट इनवॉइस, जेल जाना पड़ेगा। उस इनवॉइस के बेसिस पे, उस सप्लाई के बेसिस पे कोई आईटीसी ले लेता है, कोई भी फ्रॉडुलेंट आईटीसी ले लेता है, या कोई पर्सन टैक्स कलेक्ट करता है 3 मंथ्स तक गवर्नमेंट में डिपॉजिट नहीं करता, या कोई पर्सन फ्रॉडुलेंटली रिफंड ऑब्टेन कर लेता है, या कोई भी पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज लेता है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट, या कोई भी पर्सन चार्ट नंबर 1, चार्ट नंबर 2, चार्ट नंबर 3 वाले में हेल्प कर देता है। अब इस सिनेरियो में सबसे पहली चीज हम देखेंगे अमाउंट कितना है। अगर अमाउंट 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है, लेस देन 2 करोड़ है, जेल नहीं जाना, कुछ भी नहीं, जो भी पेनल्टी बाकी सेक्शंस में पड़े वो दे दो, कोई जेल जाने की जरूरत नहीं। बट अगर अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ तक है, 2 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ तक है, तो 3 साल तक के लिए जेल जाना पड़ेगा एंड फाइन भी लगेगा। 3 साल तक के लिए जेल एंड फाइन। और 5 करोड़ से ज्यादा है तो भैया 5 साल तक के लिए जेल जाना। और अगर तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो भी 6 मंथ के लिए तुम्हें जेल तो जाना ही पड़े, एब्सेंस ऑफ स्पेशल एंड एडुकेट रीजन। कोई स्पेशल एंड एडुकेट रीजन नहीं मिला जेल भेजने का तो 6 मंथ के लिए तो जेल जाना ही पड़ेगा मिनिमम। ये तो फंसे तो जाना ही पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, कोई भी पर्सन अगर सप्लाई करता है गुड्स विदाउट इनवॉइस, फ्रॉडुलेंटली आईटीसी ले लेता है, टैक्स जमा नहीं करता है 3 महीना के अंदर, या रिफंड ऑब्टेन कर लेता है, एकदम इसी सीक्वेंस में लर्न करना बिकॉज अभी आगे और आएगा, या लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन था, उस गुड्स को ले लेता है, या सर्विस लेता है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ जीएसटी लॉ, या चार्ट नंबर 1, चार्ट नंबर 2, चार्ट नंबर 3 में हेल्प कर देता है। तो 2 करोड़ तक तो भैया कुछ नहीं है। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 3 साल तक की जेल, 5 करोड़ के ऊपर 5 साल तक की जेल, और कुछ भी नहीं मिला तो 6 मंथ्स के लिए तो जाना ही पड़ेगा जेल। ये तो था जब फर्स्ट टाइम ऑफेंस कमिट करा, पहली बार ऑफेंस कमिट करा है, फर्स्ट टाइम हमने ऑफेंस कमिट करा, ये तो तब की बात है। अगर सब्सिक्वेंट टाइम तुमने वो ऑफेंस को कमिट कर दिया तो भैया फिर विदाउट एनी लिमिट, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 1 लाख, 2 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 साल तक के लिए जेल एंड फाइन दोनों लगेगा। तो मान लो फर्स्ट टाइम मैंने ऑफेंस कमिट करा था 1 CR का, कोई जेल नहीं जाना होगा। सेकेंड टाइम हमने ऑफेंस कमिट करा सिर्फ 40 लाख का, तो भैया जाना पड़ेगा वो भी 5 साल के लिए। इसका ये मतलब। तो हमने क्या देखा, सर आपका रिवीजन वीडियो इतना तगड़ा है तो आपका मेन क्लास तो और तगड़ा होगा। ऑब्वियसली तो हम सप्लाई करते हैं गुड्स और सर्विसेज विदाउट इनवॉइस, या हम अवेल करते हैं आईटीसी फ्रॉडुलेंटली, या टैक्स जमा नहीं करते 3 मंथ्स के अंदर, या रिफंड को ऑब्टेन करते हैं हम फ्रॉडुलेंटली, या गुड्स जो पोजीशन ये क्या बोलते हैं कॉन्फिस्केशन में जाने वाला था उसका पोजीशन ले लेते हैं, और या तो सर्विस देते हैं, सर्विस रिसीव करते हैं इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ जीएसटी लॉ, या चार्ट नंबर 1, 2, 3 में हेल्प कर देते हैं। एक ये क्या बोलते हैं 2 करोड़ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक 3 साल तक के लिए जेल, 5 करोड़ के ऊपर 5 साल तक के लिए जेल, और सब्सिक्वेंट टाइम करा तो विदाउट एनी लिमिट 5 साल तक के लिए जेल जाना पड़ेगा। खोपड़ी नहीं चलाओगे। अभी बताओ यहां तक कोई दिक्कत हुई? क्योंकि अभी कुछ और आगे आएगा, घबराना नहीं, यहां तक अभी तो कोई दिक्कत हुई है नहीं ना, आगे भी नहीं होगी। अब आते चार्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा रुक, इसी में एक और पॉइंट भी बना लेते हैं, कॉग्नाइजेबल वाला पॉइंट भी यहीं पे मार्क कर लेते हैं, तो आपको लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, एक ही जगह आप चीजों को लर्न कर पाओगे। तो जो फर्स्ट 3 ऑफेंसेस है ना हमारा चार्ट नंबर 1 में, ये फर्स्ट 3 ऑफेंसेस, ये जो हमारा फर्स्ट 3 ऑफेंसेस है, सप्लाई करा विदाउट इनवॉइस, फ्रॉडुलेंटली आईटीसी ले लिया, 3 मंथ्स के अंदर गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करा, अगर ये फर्स्ट 3 ऑफेंसेस 5 करोड़ के ऊपर है तो 5 साल तक के लिए तो जेल जाना पड़ेगा, वो तो ठीक है। ये कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल बन जाते हैं। कॉग्निजेबल मतलब बड़े ऑफेंस, खतरनाक ऑफेंस, नॉन बेलेबल मतलब बेल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, बेल मिलता है लेकिन प्रोसीजर अलग होता है। तो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में हमसे, क्या कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल बनेगा, क्या बनेगा, कॉग्निजेबल बनेगा एंड नॉन बेलेबल बनेगा।
ये पूछेगा एग्जाम में, इसलिए इसको यहीं पे लर्न कर लेंगे, ठीक है। बेलेबल, बेलेबल, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। अच्छा, नॉन बेलेबल मतलब होता है अरेस्ट नहीं होगा, नो अरेस्ट, जेल नहीं बोल रहा हूं, अरेस्ट बोल रहा हूं। अरेस्ट होगा, नॉन बेलेबल मतलब अरेस्ट होगा, बेलेबल मतलब होता है अरेस्ट नहीं होगा। तो इधर देखते हैं। तो 1 2 3 क्या बोलता है, 5 करोड़ के ऊपर अगर गया, यानी इनवॉइस दिया गुड्स नहीं दिया, या सॉरी गुड्स दिया इनवॉइस नहीं दिया, या फेक आईटीसी लिया, या टैक्स कलेक्ट किया, 3 मंथ तक गवर्नमेंट को जमा नहीं करा, 5 करोड़ के ऊपर है, 5 साल के लिए जेल जाओगे। प्लस ये कॉग्निजेबल भी होता है, नॉन बेलेबल होता है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। इसके अलावा रिफंड, कॉन्फिस्केशन वाला, सर्विस वाला, अटेम्प्ट टू कमिट और अबेट वाला, 5 करोड़ के ऊपर हो, 5 करोड़ के नीचे हो, कोई भी सीन हो, ये ऑलवेज नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल होता है। क्या होता है, ऑलवेज नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, यानी कोई अरेस्ट नहीं होता है इसमें। जेल नहीं बोल रहा हूं, अरेस्ट, इंप्रिजनमेंट एंड अरेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग। अब आते चार्ट नंबर 2। चार्ट नंबर 2 बोलता है कि अगर आप फॉल्सिफाई कर देते हो रिकॉर्ड्स को, क्या कर देते हो, फॉल्सिफाई कर देते हो रिकॉर्ड्स को, या सब्सटीट्यूट कर देते हो फाइनेंशियल रिकॉर्ड को, या फेक अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हो, या फर्निश करते हो कोई भी फेल्स इंफॉर्मेशन विद एन इंटेंशन टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स। फॉल्सिफाई, सब्सटीट्यूट कर रहे हो फाइनेंशियल रिकॉर्ड को, डॉक्यूमेंट फेक प्रोड्यूस कर रहे हो, या फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो उस सिनेरियो में आप जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन बता रहे हो, जानबूझ के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर रहे हो, तो भैया यहां पे तुम्हें कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। अगर 2 करोड़ तक है, यानी 1 करोड़ मतलब 2 करोड़ तक है, 50 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 1 रुपया, 2 रुपया से लेके 2 करोड़ तक की अमाउंट है, तो 6 मंथ्स एंड फाइन तक का तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, इंप्रिजनमेंट होगा। अप टू 2 करोड़ है तो 6 मंथ्स, एंड 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 3 years, 5 करोड़ के ऊपर है तो 5 साल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ट नंबर 1 एंड चार्ट नंबर 2? चार्ट नंबर 1 में अगर आप 2 करोड़ तक गलती करते हो फर्स्ट टाइम, नहीं जाना, इंप्रिजनमेंट नहीं जाना है। 2 से 5 है तो 3 साल, 5 के ऊपर है तो 5 साल। बट चार्ट नंबर 2 में अगर आप 2 करोड़ तक की कोई भी गलती करते हो तो भैया 6 मंथ्स के लिए जेल जाना ही पड़ेगा। और 2 से 5 कर दिया तो 3 साल तक के लिए जेल, और 5 करोड़ के ऊपर कर दिया तो 5 साल तक के लिए जेल जाना पड़ेगा। एम आई क्लियर दोस्त? आई थिंक आई एम क्लियर। एंड सब्सिक्वेंट तो भाई टाइम भैया नो लिमिट, जेल जाना ही। एंड विदाउट एनी लिमिट ये क्या होगा, ये होगा मेरा नॉन कॉग्निजेबल, यानी छोटे मोटे ऑफेंस में ही काउंट होगा, प्लस बेलेबल होगा, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। ओकी डोकी। अब आते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, थर्ड नंबर पॉइंट, थर्ड चार्ट बोलता है अगर आप इश्यू करते हो इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी फेक इनवॉइस दे दिया। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, सप्लाई करा, इनवॉइस नहीं दिया। थर्ड चार्ट में हम क्या पढ़े, इनवॉइस दिया, सप्लाई नहीं करा। फर्स्ट चार्ट में क्या पढ़ा था, सप्लाई किया, इनवॉइस नहीं दिया। थर्ड चार्ट में हम क्या पढ़े, इनवॉइस दिया बट सप्लाई नहीं करा, यानी फेक इनवॉइस इशू कर दिया। तो उस केस में अप टू 1 करोड़ कोई जेल नहीं जाना, कुछ नहीं है। 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक है तो 1 ईयर तक का जेल, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 3 साल तक का जेल, 5 करोड़ के ऊपर है तो 5 साल तक का जेल। एंड सब्सिक्वेंट टाइम करा तो विदाउट एनी लिमिट 5 साल, ये तो सब में कॉमन है, 5 साल का जेल विदाउट एनी लिमिट। और यही ऑफेंस अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो 5 साल तक के लिए तो जेल जाना ही पड़ेगा। ये बन जाएगा मेरा कॉग्निजेबल प्लस नॉन बेलेबल। तो टोटल 4 ऑफेंसेस होते हैं जो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होते हैं 5 करोड़ के ऊपर जाने के बाद। ओके, आई थिंक वी हैव डन इट। एक क्विक रिवीजन मारते हैं, अपना नोट्स बना लिया होगा, नहीं बनाया तो अभी बना लो पॉज करके, अब रिवीजन में साथ आ जाओ मेरे, ठीक है। पहला चार्ट नंबर 1 क्या बोलता है, सप्लाई करा विदाउट इनवॉइस, आईटीसी फ्रॉडलेंटली अवेल कर लिया, टैक्स जमा नहीं करा 3 मंथ्स के अंदर, रिफंड ऑब्टेन कर लिया फ्रॉडलेंटली, कॉन्फिस्केशन वाला गुड्स ले लिया या सर्विस ले ली, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ लॉ, ये चार्ट 1 2 3 में हेल्प या अवेड कर दिया। 2 करोड़ तक कुछ नहीं है, 2 करोड़ से 5 करोड़ 3 साल के लिए जेल, 5 करोड़ के ऊपर 5 साल तक के लिए जेल। सब्सिक्वेंट टाइम करा विदाउट एनी लिमिट 5 साल तक के लिए जेल। फर्स्ट 3 ऑफेंस यानी इनवॉइस दिया, सॉरी सप्लाई करा गुड्स का, इनवॉइस नहीं दिया,
या आईटीसी फ्रॉडलेंटली अवेल कर लिया या टैक्स लिया कस्टमर से एंड जमा नहीं करवाया गवर्नमेंट के पास। 5 करोड़ के ऊपर जाते ही ये क्या हो जाएगा, कॉग्निजेबल प्लस नॉन बेलेबल, यानी इसमें अरेस्ट होगा। बाकी जो 4, 5, 6 एंड 7 बचा उसमें अरेस्ट नहीं होगा, यानी वो क्या हो जाएगा, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। चार्ट नंबर 2 बोलता है फॉल्सिफाई कर देते हो रिकॉर्ड्स वगैरह को, फेक इंफॉर्मेशन देते हो तो भैया 6 महीना के लिए तो जेल जाना पड़ेगा, अप टू 2 करोड़, यानी 1 रुपया का भी करा तो 6 महीना के लिए जेल, तो अप टू 2 करोड़ 6 मंथ्स के लिए जेल। फिर 2 से 5 करोड़ हमारा 3 साल तक के लिए जेल, एंड 5 करोड़ के ऊपर 5 साल तक के लिए जेल। सब्सिक्वेंट टाइम करा तो 5 साल तक के लिए जेल जाना पड़ेगा। ये होता है नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, छोटे मोटे ऑफेंस काउंट होते हैं, चाहे 5 करोड़ के ऊपर हो तो भी। चार्ट नंबर 3 बोलता है कि अगर अपने फेक इनवॉइस दिया तो भैया 1 करोड़ की लिमिट लगेगी, 1 करोड़ से कम है कोई जेल नहीं, 1 करोड़ से 2 करोड़ 1 साल तक के लिए जेल, 2 करोड़ से 5 करोड़ 3 साल तक के लिए जेल, 5 करोड़ के लिए 5 साल तक के लिए जेल। और ये अगर 5 करोड़ के ऊपर जाता है तो ये कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल भी बन जाता है। सब्सिक्वेंट टाइम करा तो भैया विदाउट एनी लिमिट 5 साल तक के लिए जेल। और इसको इसी चार्ट से करना, जो भी बुक है तुम्हारे पास, इरेलीवेंट फैक्टर, किसी भी फैकल्टी की बुक है, किसी भी इंस्टीट्यूट की बुक है, ये चार्ट से करोगे तो ही लर्न कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, पक्का लिख के देता हूं। अब एक बार चार्ट को फटाफट रिवाइज कर लो तीनों, कर लिया, लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। मैं तुम्हारे लिए एक मस्त क्वेश्चन लेके आया हूं, इस क्वेश्चन से तुमको एक अच्छी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 324 है, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 320। हम क्या पढ़े, हम पढ़े सेक्शन नंबर 132 इम्प्रिजनमेंट वाला। एक्स कलेक्ट करता है 2,45,000 एज टैक्स फ्रॉम इट्स क्लाइंट एंड डिपॉजिट करता है 241 lakhs with the central government. It is found that he has falsified the financial record and has not maintained the proper record. दो ऑफेंसेस का, पहला क्या, फॉल्सिफाई किया फाइनेंशियल रिकॉर्ड को, दूसरा क्या, टैक्स कलेक्ट करा बट गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करा। कितना टैक्स कलेक्ट करा, 245 lakhs। कितना पेमेंट करा, 241 lakhs, यानी कितना पेमेंट नहीं करा, 245 माइनस 241, 4 लाख रुपए का पेमेंट नहीं करा, एक एक करके टैक्स कलेक्ट किया बट 3 मंथ्स तक गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करा। बताओ कहां फॉल करेगा, चार्ट नंबर 1 में जब फॉल करेगा तो वहां लिमिट कहां से शुरू होती थी, 2 CR से, 2 करोड़ से। ये कितना है, 4 लाख। तो क्या मेरे को जेल जाना पड़ेगा क्या, द आंसर इज नहीं जाना। क्या ये चार्ट नंबर 1 का फर्स्ट 3 ऑफेंस है क्या, जैसे बोल रहे एकदम वैसे ही करना, फर्स्ट 3 ऑफेंस है क्या, यस। बट क्या ये 5 करोड़ के ऊपर है क्या, द आंसर इज नो। तो अगर ये 5 करोड़ के ऊपर नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, यानी नो। हमने क्या देखा, जेल नहीं जाना है, नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल है एंड कोई भी अरेस्ट नहीं होगा। कैसे आइडेंटिफाई करा, चार्ट नंबर 1 से। दूसरा गलती इसने क्या करा, फॉल्सिफाई कर दिया फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को। अब सिंस इसने फॉल्सिफाई कर दिया है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को तो ये आ गया चार्ट नंबर। चार्ट नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, चार्ट नंबर 2 में हमने ये पढ़ा था कि फॉल्सिफाई करते हो फाइनेंशियल रिकॉर्ड तो अप टू 2 करोड़ 6 मंथ्स के लिए जेल जाना पड़ेगा, ये 6 मंथ्स के लिए जेल जाएगा। अच्छा, चार्ट नंबर 2 इज ऑलवेज नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, लिमिट से फर्क नहीं पड़ता, और यहां पे कोई भी अरेस्ट, लेट्स सी क्या यही आंसर है। तो द आंसर इज पनिशमेंट नॉट पनिशेबल, बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। फॉल्सिफाइंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड मिनिमम कितना, 6 मंथ्स के लिए जाना पड़ेगा, और सब्सिक्वेंट टाइम अगर कर दिया तो 5 years के लिए जाना पड़ेगा, एंड ये बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। देखा, चलो एक और बार करते हैं। वाई कलेक्ट करता है 550 lakhs एज टैक्स फ्रॉम इट्स क्लाइंट बट डिपॉजिट करता है ओनली 30 lakhs विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, 550 lakhs कलेक्ट करा, 30 lakhs डिपॉजिट करा, कितना नहीं करा, 5.2 CR जमा नहीं करवाया। ध्यान से देखना, 5.2 CR कहाँ फॉल करेगा, चार्ट नंबर 1। चार्ट नंबर 1 में 5 करोड़ से ज्यादा है 5 साल तक के लिए। क्या ये फर्स्ट 3 ऑफेंस है क्या, फर्स्ट 3 ऑफेंस है, 5 करोड़ के ऊपर है, क्या होगा, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, यानी अरेस्ट हो सकता है क्या, अरेस्ट हो सकता। देखो यही है क्या, देखो
5 साल तक के लिए जेल, मिनिमम 6 मंथ के लिए तो जाना ही पड़ेगा। एंड नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल। देखा कितना इजी हो गया चार्ट से करने की वजह से, एकदम इजी सा लग रहा है। और एक और करते हैं, एक और करते हैं आशुराम के पास। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 321। आशुराम फ्रॉडलेंटली अवेल करता है आईटीसी ऑफ 200 lakhs विदाउट एनी इनवॉइस और बिल, हाउएवर ही इज येट टू यूटिलाइज द कितना 2 CR का, 2 CR का इसने कर दिया। अब ये कहां फॉल करेगा, चार्ट नंबर 1। चार्ट नंबर 1 कहां से चालू होता है, 2 CR के ऊपर जाने से। कहां से, 2 CR के ऊपर। ये तो अप टू 2 CR है, अप टू 2 करोड़ है, तो क्या कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। एंड सिंस 2 CR है तो ये ऑलवेज क्या होगा, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। क्या होगा, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। एंड इसमें अरेस्ट होगा क्या, नो, यही है क्या, तो नो प्रोसिक्यूशन, नो अरेस्ट, बेलेबल ऑफेंस। गॉड। अब आते हैं, बाहुबली फ्रॉडलेंटली अवेल कर लेता है रिफंड ऑफ टैक्स ऑफ 550 लाख। मस्त क्वेश्चन है ये। द सेट टैक्स हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द बायर ऑल्सो। सेट टैक्स को हमने बायर से भी रिकवर कर लिया। 550 लाख मतलब 5.5 CR। कहां फॉल करेगा, चार्ट नंबर 1 पे फॉल करेगा। 5 करोड़ के ऊपर है तो 5 साल तक के लिए जेल जाना पड़ेगा। अब क्या ये फर्स्ट 3 ऑफेंस है क्या, नहीं। फर्स्ट 3 में क्या था, फर्स्ट 3 में था इनवॉइस दिया, सॉरी गुड्स एंड सर्विसेज दिया, इनवॉइस नहीं दिया, फ्रॉडलेंटली आईटीसी ले लिया एंड 3 मंथ्स तक टैक्स नहीं जमा करवाया, सिर्फ वही था और कुछ नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल एंड नो अर्थ। सर 5 करोड़ के ऊपर है, फर्क नहीं पड़ता ना, फर्स्ट 3 नहीं है ये। तो ये क्या हो जाएगा, अप टू 5 years, नो अरेस्ट एंड बेलेबल। एक और करते हैं, ये वाला करते हैं। चिंतामणि knowingly supply false information sought by CGST officer, द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज 2.5 CR। गलत दिया, चार्ट नंबर 2 में फॉल करेगा। 2.5 करोड़ यानी 2 से 5 के बीच में, तो भैया 3 साल के लिए जेल जाना। नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल बनेगा, नो अरेस्ट होगा इसमें। तो देखो अप टू 3 years, नो अरेस्ट, बेलेबल। चलो अब ये 2 को तुम घर पे करना, इट इज योर होमवर्क, हमने ऑलरेडी कर रखा है, डोंट वरी। दैट्स इट। देखा कितना इजी था। चार्ट वाइज अगर हमने पढ़ा है इसको, तो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको ड्रॉ कर लेना एंड इसको कंप्लीट 132 को अब इस पे एक बार घर पे रीड कर लेना। यहाँ से नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, चार्ट से भी कर लोगे तो भी तुम्हारा काम हो। एंड ये वाला भी कर लेना रीड। हो गया जी। अब आते हैं लास्ट, अच्छा 134 क्या बोलता है, मैंने बोला ना जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, तो विदाउट कोर्ट ऑर्डर थोड़ी जेल जाना पड़ेगा। तो तुम्हारा ट्रायल होगा बिफोर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट इन कोर्ट। कहाँ होगा, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास। ये क्या बनेगा दोस्तों, MCQ। ये क्या है, MCQ। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने तुम्हारा ट्रायल किया जाए। अब आते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है 138। 138 क्या बोलता है पता है, जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, बट जेल से बच सकते हो कंपाउंडिंग फीस देके। क्या, जेल से बच सकते हो कंपाउंडिंग फीस देके, यानी रुपया पेमेंट करो, जेल नहीं जाना पड़ेगा। जेल कहां जाना पड़ता है, 132 में। तो 132 चार्ट 1 2 3 कहीं पे भी तुम फंसे हो तो तुमको जेल नहीं जाना पड़ेगा अगर तुम कंपाउंडिंग फीस दे देते हो। अब कंपाउंडिंग फीस कितना होता है थोड़ी देर में देखते हैं, पहले बात समरी देखते हैं। अगर तुमने ऑफेंस मेंशन्ड इन 1 to 9 ऑफ 132, मतलब सिंपल से बोलता है चार्ट नंबर 2 को छोड़ के, क्या चार्ट नंबर 2, चार्ट नंबर 2 नहीं था, एक सेकेंड दोस्तों, एक मिनट, हाँ चार्ट नंबर 2 कंफर्म कर रहे थे, चार्ट नंबर 2 को छोड़ के, एक्सेप्ट चार्ट नंबर 2, तो तुम जीवन में एक बार कंपाउंडिंग कर सकते हो। पूरे जीवन में कितनी बार कंपाउंडिंग कर पाओगे, वंस इन अ लाइफ टाइम कंपाउंडिंग कर पाओगे। अगर एक बार गलती करी है, 5 करोड़ के ऊपर है, 5 साल तक के लिए जेल जा रहे हो, कंपाउंडिंग करवा लो जाके, तो अब तुमको जेल नहीं जाना है, बस कंपाउंडिंग फीस पे करनी है। यही गलती अगर तुमने वापस से करी 10 रुपए के लिए, अब तुम 5 साल तक के लिए जेल जा रहे हो, वापस से कंपाउंडिंग नहीं होगा। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होता है कंपाउंडिंग करवाने का। बट चार्ट नंबर 2 में जो ऑफेंस था हमारा, दैट इज फेक इंफॉर्मेशन, उसके लिए कंपाउंडिंग नहीं होती है। जेल जाना है मतलब जाना है। वहां पे तो याद करो 6 मंथ्स के लिए तो जेल जाना ही पड़ता था, 2 करोड़ से कम होता था तो भी।
तो अगर चार्ट नंबर 2 में तुम फॉल करते हो तो भैया तुमको जेल जाना ही पड़ेगा। तो चार्ट वाइज ही लर्न कर रहे हैं अपने। चार्ट नंबर 1, चार्ट नंबर 3, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर कर दिया कोई कांड, जेल जा रहे वाले हो, कंपाउंडिंग फीस पे कर दो, जेल नहीं जाना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर पे करना है? 30 डेज के अंदर। सीएमए वाले ध्यान देंगे, आपके केस में बहुत ज्यादा पूछता है। एंड सीए का एक बार ये क्वेश्चन भी आया था, वो भी 4 मार्क्स के लिए, और भी चीज था उसमें, ये पॉइंट था। विद इन 30 डेज आपको पेमेंट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ ऑर्डर। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। ये बहुत सारी बुक में तुम्हें नहीं मिलेगा। 30 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ ऑर्डर। अच्छा, कंपाउंडिंग वन टाइम ही अलाउड है, वंस इन अ लाइफ टाइम ही कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते हो। और चार्ट नंबर 2 में तो कभी भी नहीं कर सकते हो। चार्ट नंबर 2 यानी फेक इनवॉइस वाले केस में तो कभी भी नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते। अब कंपाउंडिंग फीस दे दो, बच जाओगे। कंपाउंडिंग फीस दे दो, बच जाओगे। कितना कंपाउंडिंग फीस? कितना है कंपाउंडिंग फीस? तो कंपाउंडिंग फीस बोलता है कि अगर तुम करते हो सप्लाई एनी गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस इन वॉयलेशन ऑफ द एक्ट, यानी चार्ट नंबर 1 का फर्स्ट ऑफेंस, और या तो तुम अवेल कर देते हो आईटीसी यूजिंग दैट इनवॉइस, दैट इज चार्ट नंबर 1 का सेकेंड वाला, या कलेक्ट करते हो तुम टैक्स को एंड 3 मंथ्स के अंदर गवर्नमेंट को पे नहीं करते हो, यानी चार्ट नंबर 1 का थर्ड वाला, या इवेड करते हो टैक्स, या फ्रॉडुलेंटली रिफंड ऑब्टेन करते हो, यानी चार्ट नंबर 1 का फोर्थ वाला। यानी अगर चार्ट नंबर 1 का 1 2 3 4 फर्स्ट 4 ऑफेंस हम कमिट करते हैं, इसलिए नंबरिंग किया था। चार्ट नंबर 1 का अगर फर्स्ट 4 ऑफेंस हम कमिट करते और अमाउंट इज मोर देन 5 करोड़, तो उस सिनेरियो में मैक्सिमम 75% एंड मिनिमम 50%, 25 नहीं है, 75 एंड 50 है। मैक्सिमम 75% कंपाउंडिंग फीस लगेगा, मिनिमम 50%, इसके बीच में रेंज करेगा कंपाउंडिंग फीस, कितना भी मांग सकता है वो। मैक्सिमम 75%, मिनिमम 50%, किसके लिए? चार्ट नंबर 1 का फर्स्ट 4 ऑफेंस के लिए। तो अगर चार्ट नंबर 1 का फर्स्ट 4 ऑफेंसेस है तो मैक्सिमम 75%, मिनिमम 50%। कब? जब 5 करोड़ के ऊपर होगा। बट अगर केस हमारा 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में है, तो उस सिनाने 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ तक का है, तो मैक्सिमम 60%, मिनिमम 40%, मैक्सिमम 60%, मिनिमम 40% कंपाउंडिंग फीस। सर अगर 2 करोड़ से कम है तो 2 करोड़ से कम है तो जेल ही नहीं जाना पड़ता है, तो वो डाला ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या देखा हमने? चार्ट नंबर 1 का अगर फर्स्ट 4 ऑफेंस हम कमिट करते हो 5 करोड़ के ऊपर है तो 75 एंड 50%, 75 एंड 50%, मैक्सिमम 75%, मिनिमम 50%। और अगर 5 करोड़ 2 करोड़ के ऊपर है एंड 5 करोड़ तक है फर्स्ट 4 ऑफेंस ऑफ चार्ट नंबर 1, तो मिनिमम 60%, मैक्सिमम 60%, मिनिमम 40%, मैक्सिमम 60% कंपाउंडिंग फीस, मिनिमम 40% कंपाउंडिंग फीस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और आते हैं और आएंगे भी। नेक्स्ट, इसके अलावा सिंपल सी बात बता दो, 25% मार देना। इसके अलावा कहीं पे भी जेल जा रहे हो, कंपाउंडिंग से बचना है, 25%। एकदम इजी बता रहा हूँ, कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी जाना है 25%। मेरे को बताओ तो चार्ट नंबर 2 के लिए अगर अपने को, यानी फॉल्सिफाई अगर इंफॉर्मेशन अगर हमने दिया है, तो उसके लिए कंपाउंडिंग फीस कितना होगा? 25%। मारूंगा पकड़ के। चार्ट नंबर 2 के लिए तो कंपाउंडिंग करवा ही नहीं सकते, तो फीस क्या चीज के लिए दे रहे हो? फीस दे ही ना, नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, तो चार्ट नंबर 2 के लिए तो कंपाउंडिंग होगा ही नहीं। इसके अलावा चार्ट नंबर 1 का फर्स्ट 4 ऑफेंस छोड़ दो एंड चार्ट नंबर 3 उसके लिए 25%। सिंपल तरीका लर्न करने का, सिंपल विंपल एकदम। चार्ट नंबर तुम्हारा 3 एंड चार्ट नंबर तुम्हारा 1 का फर्स्ट 4 छोड़ दो, 25%। और उसका फर्स्ट 4 के लिए 5 करोड़ के ऊपर है तो तुम्हारा हो गया 75 एंड 50%, एंड 5 करोड़ के ऊपर है तो 60-40। इसके अलावा सारे 25%। चार्ट नंबर 2 होगा ही नहीं, कंपाउंडिंग नीचे नहीं होता है। आशा करता हूँ इस 138 को मैं तुमको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ, इस पूरे चैप्टर को तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। अभी कर रहे हैं, भागना नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है, बहुत अच्छी तरीके से फर्स्ट टाइम समझ आया, नोट्स बन गए, तो भैया लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ। रीच ज़्यादा मिल नहीं रही है, थोड़ा तुम शेयर करोगे तो शायद रीच मिले। ग्रुप्स में शेयर कर दो, सब जगह जाकर रिकमेंडेशन डाल दो हमारा, इतना तो तुम हमारे लिए कर ही सकते हो। सर इतना इन डेप्थ तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, हम पढ़ाते ना। आज
क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर है 324। डिपार्टमेंट ने इनिशिएट करा प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ टैक्सेबल पर्सन हु हैड इवेडेड जीएसटी ऑफ रुपीज 4.2 करोड़, यानी 2 से 5 के बीच में। He has approached the commissioner with a request for compounding the offence. After considering the request, the commissioner has directed him to pay the amount of 2.5 CR as compounding amount. Minimum and maximum बताना और बताना है कि 2.5 CR compounding फीस सही है कि नहीं। सबसे पहली बात देखो, इवेडेड जीएसटी, यानी ये कहां फॉल करेगा, चार्ट नंबर 1 का फर्स्ट 3 ऑफेंस का थर्ड नंबर ऑफेंस। टैक्स नहीं पे करा 3 महीना तक गवर्नमेंट को। ओके, 5 करोड़ से कम है, यानी 2 से 5 के बीच में। कितने साल के लिए जेल जा रहा था महाराज, 3 साल के लिए। लेकिन अब बोला जा रहा है कि 2.5 CR कंपाउंडिंग फीस दे दो, तो दिखाते मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम 60%, 5 करोड़ से कम है। मिनिमम कितना, 40%। तो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगेगी, 4.2 का 60%। तो मैक्सिमम पेनल्टी हमारी लग सकती है 2.52 CR। मिनिमम पेनल्टी हमारी लगेगी 4.2 का 40%, दैट इज 1.68 CR। तो क्या विद इन लिमिट है, क्या विद इन लिमिट है, यस इट इज विद इन लिमिट। तो 2.5 इज अलाउड विद इन लिमिट। So 2.52 and 1.68, thus 2.5 CR is the compounding amount within the permissible। इसीलिए 132 138 हैंड इन हैंड तुमको करना है एंड विद चार्ट करना है। 1 2 3 चार्ट बना दिया, 1 2 3 नंबरिंग कर दिया। अब खुद से इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो तुमको एक बहुत अच्छा सा बेनिफिट मिलेगा एंड काफ़ी सारी चीज़ें तुम सीख पाओगे, सारे क्वेश्चन अब बना पाओगे। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो अब तुम नहीं बना। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दोस्तों। यहाँ खत्म होता है अपना ऑफेंस एंड पेनल्टी, डीटी आईडीटी की रिवीजन चल रही है। अगर कुछ भी सेपरेटली और भी चाहिए तो नीचे जरूर कमेंट करना, मैं तुमको जरूर हेल्प करूंगा। टेलीग्राम चैनल पे भी जाके तुम कमेंट कर सकते हो, CM त्रिवेदी क्लास। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना एंड कमेंट जरूर कर, एंड हैप्पी स्टडिंग।